हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज के इस सेशन में हम पूरा का पूरा ये चैप्टर एक साथ रिवाइज कर लेंगे, यानी कि ये होने वाला है एक वन शॉट लेक्चर हमारे चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। इसके पहले हमने ग्रेविटेशन चैप्टर को भी पूरा रिवाइज कर लिया है, मोशन चैप्टर को भी रिवाइज कर लिया है और आज के इस सेशन में हम एक नया चैप्टर रिवाइज करेंगे। बेसिकली आज के हमारे इस सेशन का टारगेट क्या है? देखो, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर में, आज के इस सेशन में हम उन सभी टॉपिक्स की थ्योरी को रिवाइज करेंगे। लेकिन कैसे रिवाइज करेंगे? तो सिमुलेशन के थ्रू। तो थ्योरी रिवाइज करने के बाद हम जाएंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, यानी कि आज के इस सेशन में सब कुछ है। टॉपिक्स की थ्योरी भी है, सिमुलेशन भी है और टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो आई होप सभी बच्चों को आज के इस सेशन का टारगेट क्लियर हो गया होगा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीज़ें रिवाइज करनी है? तो इस चैप्टर में हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है और लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? सर न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फोर्स के टॉपिक को। ठीक है, फोर्स क्या होता है? तो भाई पहले भी हमने फोर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी है कि फोर्स एक तरीके का इंटरेक्शन होता है, एक आप बोल सकते हो कि एक्सटर्नल एजेंट है जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्या हमने कभी किसी फोर्स को देखा है? जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे पास क्या है, ये एक मैग्नेट है। ठीक है, मेरे पास क्या है, ये एक मैग्नेट है। अब हम सबको पता है कि मैग्नेट क्या करता है, लोहा और लोहे से बनी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि एक मैग्नेट जो लोहे की बनी चीज़ें हैं उनके ऊपर एक तरीके का फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है? तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। ठीक है, देखो मेरे पास ये मैग्नेट है और ये मेरे पास एक कील है, आयरन नेल है। ठीक है, मैग्नेट ने क्या किया, जैसे ही मैं इस कील को मैग्नेट के पास लेकर के आई, देखो मैग्नेट ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन क्या हमने इस मैग्नेट का अट्रैक्टिव फोर्स देखा? हमें ये पता है कि मैग्नेट क्या कर रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर? इस कील के ऊपर। लेकिन क्या हमने इस मैग्नेट को अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हुए देखा? हमें इसका फोर्स दिखाई नहीं दिया। हमें क्या दिखाई दिया? इसका इफेक्ट दिखाई दिया। क्या इफेक्ट दिखाई दिया? कि भाई जैसे ही हम कील को पास में लेकर के आए, इसने क्या किया, जोर से कील को अपनी तरफ खींच लिया, यानी कि अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन क्या यहाँ पे आपको किसी भी तरह का फोर्स दिखाई दिया? आपको इफेक्ट दिखाई दिया है, आपको फोर्स दिखाई नहीं दिया है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि फोर्स क्या होता है, एक आप बोल सकते हो कि इंटरैक्शन है, एक एक्सटर्नल एजेंट है जिसको कि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में ये जो एक्सटर्नल एजेंट है हमारा फोर्स, ये कर क्या सकता है? इट इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड ऑन इट। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की, अगर मैं अपनी बात करूं या अपनी इस पेन की बात करूं, तो हमारी केवल 2 ही स्टेट्स हो सकती हैं। मैं फिजिक्स वाली स्टेट की बात कर रही हूँ, केमिस्ट्री पे मत जाना कि मैम आप ही ने तो पढ़ाया था कि मैटर की जो ना 3 स्टेट्स होती हैं, गैसियस, सॉलिड और लिक्विड। नहीं, मैं वो वाले स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भी फिजिक्स वाले स्टेट की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, किसी ह्यूमन बॉडी की बात करूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, या अगर मैं एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करूँ, तो स्टेट तो केवल 2 ही हो सकती हैं। एक हो सकती है रेस्ट और एक हो सकती है मोशन। या तो मैं आप बोल सकते हो कि रेस्ट स्टेट में रहूँगी, मैं सो जाऊंगी, मैं बैठ जाऊंगी, है ना, या मैं केवल बिस्तर पे बस ऐसी लेटी हुई हूँ, मैं सो नहीं रही हूँ, लेकिन उस समय मेरी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। या फिर मैं क्या करूँगी, उठ के काम करूँगी। इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस वक्त मैं अपनी पोजीशन भी चेंज कर रही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ। तो कुल मिलाकर के मैं बोल सकती हूँ कि 2 स्टेट्स हो सकती हैं ऑब्जेक्ट की, एक है रेस्ट और एक है मोशन। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट है फोर्स, ये क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी की बॉडी या किसी भी बॉडी का जो स्टेट होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, उसको चेंज करवा सकता है।
क्या बोला मैंने कि हमारा ये जो फोर्स है, ये जो एक्सटर्नल एजेंट है, ये क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको वो चेंज करवा सकता है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो उसको मोशन में ला सकता है, कौन, फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसको रेस्ट पर ला सकता है। ठीक है, आई होप मेरी बातें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। हमने स्टार्ट कहाँ से किया भाई, आज का सेशन हमने फोर्स के टॉपिक से ही स्टार्ट किया है। मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है, एक इंटरेक्शन है जिसको ऑब्वियस सी बात है हम देख नहीं सकते हैं, बस उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी अभी जो मैंने आपको मैग्नेट का एग्जांपल दिया था वो इसीलिए दिया था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैग्नेट क्या कर रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है कील के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर, लेकिन वो एग्जैक्टली हमको अट्रैक्टिव फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है। हमको क्या दिखाई दे रहा है, बस उस अट्रैक्टिव फोर्स का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इफेक्ट क्या हमने देखा था कि कील जो है जाकर के चिपक गई मैग्नेट के ऊपर, तो ये इफेक्ट है। लेकिन मैग्नेट किस तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, उसका अट्रैक्टिव फोर्स दिखता कैसा है वो हमें दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो फोर्स केवल आप बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस करने वाली एक चीज है, एक्सपीरियंस करने वाली एक क्वांटिटी है। फाइन, ये फोर्स कर क्या सकता है, ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पे पड़ा हुआ है उसको मोशन में ला सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है यानी कि अभी वो चल रहा है तो वो उसको रेस्ट पे ला सकता है। यानी कि हमारा ये जो फोर्स है ये एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की जो स्टेट है उसको चेंज करवा सकता है, मोशन से रेस्ट पे ला सकता है और रेस्ट से मोशन पे ला सकता है। बस इतना आपको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लेना है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में फोर्स क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ ही साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी अपने प्रीवियस सेशन में, इसके बाद में हमने वेलोसिटी की बात करी थी, इसके बाद में हमने एक्सेलरेशन की बात करी थी। तो ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों क्या है, ये तीनों ही हम बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, इनमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, इनमें डायरेक्शन भी चाहिए होता है। सिमिलरली ऐसी ही एक वेक्टर क्वांटिटी कौन है, हमारा फोर्स भी है। तो मैग्नीट्यूड तो है ही इसका इंपॉर्टेंट और एक डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोर्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट को जो कि न्यूटन है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब जब हमने ये चैप्टर पहली बार पढ़ा था और पहली बार हम फोर्स के टॉपिक को डिटेल में पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली बच्चों से पूछो कि फोर्स क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि मैम एक होता है पुल और एक होता है पुश, यानी कि धक्का देना और किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। ये क्या है, पुल और पुश फोर्स हैं। और देखा जाए तो ये टेक्निकली गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्सर हमारी किताबों में यही लिखा होता है कि फोर्स क्या है, पुल और पुश है। तो जब एग्जाम में सवाल आए कि व्हाट इज फोर्स, तो वहां पे आप लिख सकते हो कि फोर्स क्या है, पुल और पुश है। साथ ही साथ ये एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है या एक रेस्ट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, उसको मूव करा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अंदर की मैं आपको बात बता रही हूँ, पहले भी बताई है, बस उस चीज़ को मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं। पुल और पुश कोई फोर्स नहीं होता है। पुल और पुश क्या है, एक इफेक्ट है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें फोर्स दिखाई नहीं देता है, हमें सिर्फ फोर्स का इफेक्ट दिखाई देता है, उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। अगर मेरे सामने एक बहुत ही हैवी ब्लॉक है और उसको मैं क्या कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं अपना फोर्स लगा रही हूँ और मैं उसको अपनी तरफ लेके आना चाह रही हूँ, अपनी तरफ लेके आना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उस पर फोर्स लगाऊंगी। तो जो मैं फोर्स लगा रही हूँ वो मुझे दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वो बॉक्स मेरी तरफ आ जाएगा तो बेसिकली हुआ क्या, बॉक्स को मैंने पुल किया, तो ये जो बॉक्स की पुलिंग हो रही है ना, ये क्या है, उस फोर्स का इफेक्ट है जो कि मैंने बॉक्स पे लगाया। अब मैं चाहती हूँ कि ये बॉक्स मुझसे दूर चला जाए, तो मैं क्या करूँगी, उस पर दोबारा फोर्स लगाऊंगी। तो जो मैं फोर्स लगा रही हूँ वो आपको दिखाई नहीं देगा, इनफैक्ट मुझे भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको दिखाई क्या देगा, दिखाई देगा उसका इफेक्ट। क्या दिखाई देगा, जब वो बॉक्स मुझसे दूर चला जाएगा, यानी कि जब वो मुझसे आप बोल सकते हो कि मैं उसको जब पुश कर दूंगी तो वो जो पुशिंग हो रही है ना बॉक्स की, वो क्या हो जाएगा, जो मैंने फोर्स लगाया है उसका इफेक्ट बन जाएगा। क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हो? तो
ये तो थोड़ी ना अंदर की बात हो गई है कि मैंने आपको बता दिया है कि पुल और पुश क्या है, कोई फोर्स नहीं है, ये फोर्स का इफेक्ट होता है। लेकिन हमारी किताबों में दिया रहता है कि भाई फोर्स क्या है, पुल और पुश है, तो कोई बात नहीं, एग्जाम में लिखने को आएगा तो आप ये वाली डेफिनेशन तो लिखोगे ही, फोर्स की ये प्रॉपर्टीज़ तो आप लिखोगे ही, और साथ ही साथ ये भी लिख देना। क्या जाता है भाई, हमें तो अपने एग्जामिनर को खुश करना है ना, हमें तो मार्क्स लेने हैं, तो कैसे भी खुश कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर इसी स्टेटमेंट से खुश हो रहा है कि भाई फोर्स क्या है, पुल और पुश, तो लिख दो, क्या जाता है, अंदर की बात तो हमें पता है ना। चलो, तो फोर्स के बारे में आई होप इतनी आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी और आपके लिए सफिशिएंट भी है। ठीक है, अब हम करते हैं आगे की बात। एक्चुअली हुआ क्या, जिस तरीके से मैंने आपको अभी फोर्स के बारे में एग्जैक्टली फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट क्या है, ये मैंने आपको चीज़ें बहुत ही आप बोल सकते हो कि सिस्टमैटिक तरीके से बता दी। लेकिन बहुत पुरानी बात है, जब फोर्स के बारे में कोई मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ज़्यादा कोई जानता नहीं था फोर्स के बारे में। फ्रिक्शन का तो लोगों को पता ही नहीं था। उस समय पे कुछ साइंटिस्ट आए थे जो कि अपनी अलग अलग थ्योरीज दे रहे थे फोर्स के ऊपर। देखो, एक चीज़ होती है ना कि हमारे छोटे भाई बहन होते हैं और उनके आसपास हज़ारों चीज़ें चल रही होती हैं, है ना, और वो उन सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि स्टार्स हैं तो स्टार्स ग्लो क्यों कर रहे हैं, सन है, सन क्यों ग्लो कर रहा है, रात के टाइम पे सन कहाँ चला जाता है, मून जो है ना दिन के टाइम पे कहाँ चला जाता है। तो ये बहुत सारे सवाल बच्चों के दिमाग में चलते रहते हैं। बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। और होता क्या है, वो बच्चे कहाँ जाते हैं अपने आंसर्स के लिए, वो आते हैं हमारे पास, यानी कि आप लोगों के पास। आई होप, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के भी छोटे भाई बहन होंगे ही जो आपसे हर तरीके के छोटे बड़े सवाल पूछते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास उन सवालों के जवाब नहीं होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यार ये तो मतलब छोटा है, अगर मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझा भी देंगे इसको हम, तो इसको क्या ही समझ में आएगा। तो हम उनको बहुत ही लेम सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जैसे कि मून क्यों ग्लो कर रहा है, तो मून के पास जो है अपनी एक टॉर्च है, और रात के टाइम पे मून जो है वो अपनी टॉर्च जो है वो ऑन कर देता है, तो मून जो है ग्लो करने लगता है। ऐसा कुछ तो भी हम एकदम सड़ा सा एकदम लेम एक्सप्लेनेशन बच्चों को दे देते हैं कि भाई देखो भाई ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इनको भी नहीं समझ में आने वाला, इनको क्या ही पता चलेगा। तो वैसे ही क्या हुआ, बहुत पुरानी मैं आपको बात बता रही हूँ कि बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह आए थे और फिलोसोफर आए थे, और वो लगातार फोर्स के ऊपर अपनी थ्योरीज देते जा रहे थे कि फोर्स ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो अभी तो हमने बड़े आसानी से फोर्स के बारे में चीज़ों को समझ लिया, लेकिन जिस समय लोगों को फोर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, उस समय लोग क्या कर रहे थे, इन्हीं फिलोसोफर्स और इन्हीं साइंटिस्ट की थ्योरी पे बिलीव कर रहे थे। एक आए थे एरिस्टोटल, इन्होंने क्या बताया था ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो उस यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये किसने बताया था? एरिस्टोटल ने बताया था। ठीक है, कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखना है तो एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली एक आए थे गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने बोला था हमसे कि बेसिकली फोर्स क्या है, एक कॉज है मोशन का, यानी कि अगर फोर्स है तो ही मोशन है। तो कुल मिलाकर के गैलीलियो और एरिस्टोटल की जो थ्योरीज थी वो काफ़ी सिमिलर थी। दोनों की ही थ्योरीज का एक ही कंक्लूजन था कि अगर मोशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, फोर्स के कारण ही हो रहा है। एरिस्टोटल ने यह भी डिक्लेयर कर दिया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो उसके लिए फोर्स की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली इन दोनों की ही थ्योरीज गलत हो गई। कैसे गलत हो गई, ये मैं आपको अभी 2-3 मिनट बाद सिमुलेशन से मैं आपको ये प्रूव कर दूंगी कि क्यों एरिस्टोटल और गैलीलियो की जो थ्योरी थी वो गलत थी। ठीक है, फिर इसके बाद में आए कौन, फिर आए हमारे सर इसैक न्यूटन। इन्होंने फोर्स के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन दी। जो अभी अभी हमने चीज़ पढ़ी है ना फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है या रेस्ट पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है ना। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो पॉइंट है फोर्स का, ये किसने दिया था? इन्होंने दिया था, सर इसैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, इसके पहले और भी कई साइंटिस्ट आए थे और भी कई फिलोसोफर आए थे और वो अपनी अपनी थ्योरी देते रहे थे। तो अब मैं आपको प्रूव करूंगी 2-3 मिनट बाद कि क्यों एरिस्टोटल और गैलीलियो की थ्योरी गलत थी। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग मोशन के लिए फोर्स चाहिए होता है। ठीक है, फोर्स क्या है, कॉज है एक मोशन का, और एरिस्टोटल की अगर माने तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है।
अब जब आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं फोर्स के बारे में, तो अब हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस भी पढ़ लेते हैं। तो दो ही टाइप की फोर्सेस होते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है एग्जैक्टली, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है एग्जैक्टली, इसको हम समझ लेते हैं सिमुलेशन से। ठीक है, एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लें फिर हम सिमुलेशन पे आ जाते हैं। बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेज। ठीक है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट पे या एक बॉडी पे जो भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, तो उन सभी फोर्सेज का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर वो जीरो हो गया तो वो क्या कहलाएगा, एक बैलेंस फोर्स कहलाएगा, एक बैलेंस फोर्स सिस्टम कहलाएगा। अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं कि एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं और उन फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट क्या है, जीरो नहीं है, तो वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम कहलाएगा। चलो डेफिनेशन हमने अब हम आ जाते हैं जल्दी से अपने सिमुलेशन के ऊपर। इस सिमुलेशन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बेसिकली क्या है, हमारे पास एक कार्ट है, यानी कि एक एक गाड़ी है जिसके ऊपर काफ़ी सामान रखा है और उस गाड़ी को हमको मूव कराना है। ठीक है, मूव हम कहाँ से कैसे करा सकते हैं, हम इसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, हम इसको लेफ़्ट भी लेकर के जा सकते हैं, हम इसको राइट भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी इतनी भारी है कि बिना इस पर किसी भी तरीके का फोर्स लगाए ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो अब फोर्स लगाने के लिए हमें कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास बेसिकली दो टीम्स हैं, एक है हमारे पास ब्लू टीम और एक है हमारे पास रेड टीम। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा टीम के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे ये जो टीम मेंबर्स हैं ये कितने न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रेड और ब्लू टीम में, ठीक है, रेड और ब्लू टीम में दो आपको छोटे छोटे मेंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों ब्लू छोटे मेंबर्स और ये दोनों रेड छोटे मेंबर्स। ये सब क्या कर रहे हैं, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि हर एक ब्लू कलर का मेंबर, ब्लू कलर का छोटा वाला मेंबर, रेड कलर का छोटा वाला मेंबर, हर एक छोटा मेंबर कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये वाला भी 50 न्यूटन का, ये वाला भी 50 का, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, इनसे जो बड़ा वाला इंसान है ब्लू कलर का, ये लगा रहा है 100 न्यूटन का फोर्स। सिमिलरली इन दोनों रेड वालों से जो बड़ा इंसान है ये वाला, ये भी लगा रहा है 100 न्यूटन का फोर्स। और जो सबसे बड़ा इंसान है ब्लू कलर का, ये लगा रहा है 150 न्यूटन का फोर्स। सिमिलरली ये वाला जो सबसे बड़ा इंसान है रेड कलर का, ये भी कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 150 न्यूटन का। ठीक है, तो हर एक मेंबर कितने कितने अमाउंट का, कितने कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, वो अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है ना, चलो हम सबसे पहले बोलते हैं ब्लू टीम से कि आप क्या करो, इस कार्ड को खींचो। ठीक है, कैसे खींचेंगे, देखो यहाँ पे हम लेते हैं इस छोटे वाले ब्लू इंसान की हेल्प। तो ये हमको, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि ये कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये करेगा क्या, बेसिकली इस कार्ड को अपनी तरफ खींचेगा, इस गाड़ी को वो अपनी तरफ खींचेगा। और कितने अमाउंट से, या बोल सकते हो कि कितना मैग्नीट्यूड होगा इसके फोर्स का, तो 50 न्यूटन का। तो 50 न्यूटन फोर्स के साथ ये ब्लू कलर का इंसान हमारे कार्ड को खींचने वाला है। अब जो कि हमारा फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने फोर्स का, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बता दिया, लेकिन डायरेक्शन तो हमने बताया ही नहीं। भाई फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन तो चाहिए ही है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो 50 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन वो लग कहाँ रहा है, वो लग रहा है टुवर्ड्स दी लेफ्ट। ठीक है, वो कहाँ लग रहा है, लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के केस में बताया था कि अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो सपोज ये जो ब्लू कलर का इंसान है, ये जो फोर्स लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट लगा रहा है। तो टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। इसका मतलब क्या कि टुवर्ड्स राइट जो भी फोर्स लगेगा उसको हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो अभी इस कार्ड को खींचने वाला केवल एक ही इंसान है। ये एक इंसान कितना फोर्स लगा रहा है, 50 न्यूटन का, कहाँ लगा रहा है, टुवर्ड्स दी लेफ्ट। जरा देखते हैं कि क्या इतने फोर्स से हमारी ये जो गाड़ी है ये मूव करेगी। चलो देख लेते हैं, बिल्कुल कर रही है। तो हुआ क्या कि इस बंदे ने, ब्लू कलर के इंसान ने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, कहाँ, टुवर्ड्स दी लेफ्ट। और लेफ्ट लगाने पे क्या हुआ, गाड़ी जो है खिंच गई और कहाँ चली गई, टुवर्ड्स दी लेफ्ट चली गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम रेड टीम के एक मेंबर को लेते हैं। कौन से वाले मेंबर को, वो वाले मेंबर को जो कि 50 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। इसको हमने रख दिया कहाँ,
दूसरे डायरेक्शन में। ये भी क्या करेगा, अब इस गाड़ी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो अब कुल मिलाकर के फोर्स कितना लग रहा है इस गाड़ी के ऊपर, एक लग रहा है 50 न्यूटन का, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या कौन सी है, वो लेफ्ट वाली है। दूसरा भी लग रहा है 50 न्यूटन का, लेकिन वो कहाँ लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि टूवर्ड्स राइट लग रहा है। एक 50 न्यूटन का टूवर्ड्स लेफ्ट, एक 50 न्यूटन का टूवर्ड्स राइट। अब टूवर्ड्स लेफ्ट जो फोर्स लग रहा है, अगर आप उसको पॉजिटिव ले रहे हो, यानी कि ब्लू टीम जो फोर्स लगाएगी, अगर आप उसको पॉजिटिव ले रहे हो, तो रेड टीम जो फोर्स लगा रही है उसको आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो नेट फोर्स कितना आएगा हमारे इस गाड़ी के ऊपर, +50 न्यूटन टूवर्ड्स द लेफ्ट, प्लस ये वाला फोर्स टूवर्ड्स द राइट। ये वाला फोर्स कितना है, -50 न्यूटन है। तो +50 न्यूटन -50 न्यूटन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब क्या है कि दोनों ही जो फोर्सेस लग रहे थे इस कार्ड के ऊपर, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होने का मतलब क्या है कि इस पे अब फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो जब फोर्स लगेगा ही नहीं तो क्या हमारी ये कार्ड मूव करेगी, चलो देख लेते हैं, गो करके देखते हैं। दोनों लगा रहे हैं फोर्स, ये भी लगा रहा है 50 न्यूटन का, ठीक है, ये भी लगा रहा है 50 न्यूटन का, लेकिन फर्क क्या है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो दोनों ही जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो जो सम है फोर्सेस का, जो नेट फोर्स है इस कार्ट पर, वो 0 आ रहा है, जिसके कारण हमारी ये जो कार्ट है ये अब मूव नहीं कर रही है। एक काम करते हैं, रेड टीम के एक और मेंबर को हम लेकर के आ जाते हैं। कौन सा वाला मेंबर, ये दूसरा छोटा वाला मेंबर, जो कि अगेन 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। ये लो, ये हमने खड़ा कर दिया। तो अब कुल मिलाकर के टूवर्ड्स राइट कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है। क्यों, ये भी 50, ये भी 50, लेकिन डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स राइट है, इसका मतलब -100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और लेफ्ट तरफ जो है केवल अभी भी 50 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। कितना, +50 न्यूटन। अब देखते हैं गाड़ी कहाँ जाएगी। अब हमारी जो गाड़ी है वो जा रही है टूवर्ड्स दी राइट। क्यों जा रही है टूवर्ड्स दी राइट, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, नेट फोर्स हम बोल रहे हैं कि लग रहा है टूवर्ड्स दी राइट, है ना। नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स दी राइट। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो फोर्स लग रहा है उसको हमने पॉजिटिव लिया है, टूवर्ड्स राइट जो लग रहा है उसको हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। तो इसका 50 न्यूटन और इसका 50 न्यूटन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमने एक और 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे हम लगवा रहे हैं। तो इस कार्ट पर इस केस में नेट फोर्स कितना आ जाएगा, -50 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, अब हम एक और ब्लू टीम के मेंबर को यहाँ पे ला करके खड़ा कर देते हैं। ये कितना लगा रहा है, ये भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब ये भी 50 न्यूटन, ये भी 50 न्यूटन, लेकिन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि ये +50 न्यूटन, ये है -50 न्यूटन। ये भी कौन सा है, +50 न्यूटन, लेकिन ये कैसा है, -50 न्यूटन है। तो अब ज़रा देखते हैं कि हमारे इस कार्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सम ऑफ फोर्सेज इज 0। दोनों साइड बराबरी के फोर्स लग रहे हैं, लेकिन नेगेटिव अब हो सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्सेस क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो क्या हमारी कार्ट यहाँ पे मूव कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सबसे बड़े आदमी को ले लेते हैं ब्लू टीम के, जो कि क्या कर रहा है, 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। सबसे बड़ा आदमी रेड और ब्लू टीम का 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे राइट साइड में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में हम बोल रहे हैं कि 100 न्यूटन के अलावा एक एक्स्ट्रा 150 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है। तो यहाँ के दो जो 100 न्यूटन है वो यहाँ के 100 न्यूटन से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा कौन सा, ये वाला 150 न्यूटन। कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला। क्यों, क्योंकि हम टुवर्ड्स जो लेफ्ट फोर्स जा रहा है उसको हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं गाड़ी कहाँ जाएगी। अब गाड़ी जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों जाएगी, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स दी लेफ्ट लग रहा है। तो जहाँ लग रहा है चीज़ें वहीं तो मूव करेंगी ना, और कहाँ जाएंगी। तो आई होप इस सिमुलेशन से सभी को समझ में आ गया होगा कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, या बैलेंस फोर्स सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक बॉक्स है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और उस बेसिकली ऑब्जेक्ट के ऊपर या बॉक्स के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। कैंसिल आउट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं, ऑपोजिट हैं।
क्योंकि हमारे फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको फोर्स के मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं होता है अकेले, हमें उसका डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो फोर्सेस लग रहे हैं बॉक्स या ब्लॉक के ऊपर, लेकिन वो कैसे लग रहे हैं, इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट है डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर 0 लग रहा है। और ऐसे सिस्टम को जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो उसको हम बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम कहते हैं। और जब ब्लॉक के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेज हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल आउट ना करें और कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगे ब्लॉक के ऊपर, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। ठीक है, आई होप इस सिमुलेशन से अब बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात एक और है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एरिस्टोटल और गैलीलियो ने जो फोर्स के बारे में अपनी थ्योरी दी थी वो गलत क्यों थी, तो उस गलत थ्योरी, बेसिकली वो थ्योरी गलत क्यों थी, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली थी, अभी मैं कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो सर न्यूटन ने हमसे ये बोला था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आपको उसका स्टेट चेंज करवाना हो, यानी कि रेस्ट से मोशन पे लेके आना हो या मोशन से रेस्ट पे लेकर के आना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना ही पड़ेगा। बिना फोर्स के तो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं हो सकता। आप अपने घर में ऐसे ही पड़े हो, है ना, बिस्तर पे लेटे हुए हो और नेटफ्लिक्स चला रहे हो, जब तक आपको आपकी मम्मी आकर के डांटेगी नहीं तो क्या आप अपनी बिस्तर से उठोगे और पढ़ने बैठोगे, नहीं बैठोगे। तो मम्मी की डांट क्या है भाई, एक तरीके का फोर्स ही तो है, आपको फोर्स किया गया, इसीलिए आप अपने बिस्तर से उठे और जाकर के अपनी स्टडी टेबल पे बैठे और तब जाकर के आपने अपनी पढ़ाई शुरू करी, है ना। तो रेस्ट से मोशन पे जाने के लिए और मोशन से दोबारा रेस्ट पर आने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे जब बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम था, यहाँ पे क्या था, जब एक बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम था तो हमारी जो काट है, बैलेंस फोर्स सिस्टम हम बना देते हैं इसको हटा करके, ठीक है। तो जब हमारा जो काट है वो एक बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम था, यानी कि दोनों तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, लेकिन हमारी जो काट है वो कहीं भी मूव नहीं कर रही थी। तो होता क्या ना कि बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि बैलेंस फोर्स सिस्टम का मतलब है कि एक बॉडी के ऊपर दोनों तरफ से हम बोल रहे हैं कि फोर्सेस लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है, जिसके कारण कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। तो नेट फोर्स नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा, कभी वो मूव करने ही नहीं वाला। क्या बोला मैंने कि बैलेंस फोर्स सिस्टम को पढ़ करके बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैसे ज़रूरी नहीं है, इसको हम समझते हैं एक और सिमुलेशन से। ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, ये आदमी पुश कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये आदमी पुश कर रहा है। तो देखो जब ये पुश कर रहा है तो कितना फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, इसने जब फोर्स लगाया तो कुल मिलाकर के फोर्स की वैल्यू हम कर देते हैं 50 न्यूटन। ठीक है, फोर्स की वैल्यू हमने कितनी कर दी, ज़्यादा हो गई, इसको हमने कर दिया 50 न्यूटन। ठीक है, अब ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इंसान इस ब्लॉक के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक इनिशियली कैसे था, रेस्ट पे था। जब इस इंसान ने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया तभी हमारा ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन क्या हो कि ये जो इंसान है ये 50 न्यूटन का फोर्स लगाना बंद कर दे। भाई अगर गैलीलियो और एरिस्टोटल की माने तो उन्होंने कहा था कि भाई यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होना चाहिए, एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो अगर ये जो मेरा ब्लॉक है, अगर ये एक यूनिफॉर्म मोशन में इसको मैं चलाऊं तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक फोर्स हो। लेकिन अगर मैं फोर्स को हटा देती हूँ तो देखो अभी 0 फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, लेकिन फिर भी ये ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड कैसी हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, यानी कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंसेज एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड है, और साथ ही साथ इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म क्यों होती है, याद है आपको मोशन का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या कि जब इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल करे गए हो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में होने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो ब्लॉक है ये कहाँ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में ही तो ट्रेवल कर रहा है ना, यानी कि इसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है और इसकी वेलोसिटी भी कैसी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अभी ये ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और उस पर किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लग रहा है। तो अपने दिमाग से ये चीज़ हटा दो कि जब एक बैलेंस फोर्स सिस्टम होता है तो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे ही रहता है, नहीं, वो मोशन में भी हो सकता है।
इसीलिए गैलीलियो और एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी वो गलत हो गई, क्योंकि दोनों ने ही एक ही चीज़ बोली थी कि फोर्स के कारण ही मोशन होता है। तो भाई यहाँ पे तो मोशन हो रहा है, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा है। शुरुआत में उस बंदे ने क्या किया था, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको पॉज कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पॉज कर देती हूँ, तो हुआ क्या था, शुरुआत में इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, क्योंकि ये रेस्ट पे था, है ना, तो रेस्ट से इसको मोशन में लाने के लिए धक्का देना पड़ा उस इंसान को। लेकिन जैसे ही ये मोशन में आया और ये यूनिफॉर्म मोशन में आ गया, तो उस यूनिफॉर्म मोशन में अब इसको किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको किसी भी हम बोल रहे हैं कि फोर्स की ज़रूरत नहीं है। देखो अभी ये इंसान जो है 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना, तो हमारा ब्लॉक मूव कर रहा है। जैसे ही इसने फोर्स लगाना बंद किया, फोर्स लगाने के बाद भी हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर ही रहा है, बॉक्स मूव कर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि फोर्स लगाना बंद हुआ तो बॉक्स भी जो है ना रुक गया, नहीं लग रहा है इस पर अभी किसी भी तरीके का फोर्स। ये भी क्या है, एक बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम है, लेकिन फिर भी हमारा बॉक्स मूव कर रहा है, यानी कि मोशन में है, ठीक है। तो आई होप अब सभी बच्चों के दिमाग में ये चीज़ अच्छी तरीके से बैठ गई होगी कि अगर एक बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हमेशा ऑब्जेक्ट क्या रहने वाला है, रेस्ट पे रहने वाला है, वो डेफिनेटली मूव भी कर सकता है। तो फोर्स के एब्सेंस में मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। एक ही न्यूमेरिकल है, फटाफट से उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के ऊपर, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन अन अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम इफ रिजल्टेंट फोर्स इज 10 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट, ठीक है। यहाँ पे हमको बोला गया है कि हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, एक्स की वैल्यू हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है। अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम में कोई ना कोई नेट फोर्स की वैल्यू तो आती ही है। जब बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम होता है तो वहाँ पे आपको नेट फोर्स कितना देखने को मिलता है, नेट फोर्स वहाँ पे हो जाता है 0। लेकिन ये अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम है तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या है, एक रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू है, नेट फोर्स की वैल्यू, जो कि कितनी है, 10 यूनिट्स की है, यानी कि 10 न्यूटन है। वो भी कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स राइट लग रहा है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, वो वाले फोर्सेस जो कि कहाँ लग रहे हैं, टुवर्ड्स राइट लग रहे हैं, उनको हम ले लेते हैं पॉजिटिव, और वो वाले फोर्सेस जो कि कहाँ लग रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहे हैं, उनको हम ले लेते हैं नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो टुवर्ड्स राइट जो फोर्सेज लग रहे हैं वो हो गए पॉजिटिव, जो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहे हैं वो फोर्सेज हो गए क्या, नेगेटिव, ठीक है। तो टुवर्ड्स राइट कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, देखो, एक लग रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है, दूसरा कौन सा लग रहा है, 5 + 2x न्यूटन का फोर्स लग रहा है। टुवर्ड्स राइट कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है 5 न्यूटन का, दूसरा लग रहा है 5 + 2x। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल फोर्स जो कि कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स राइट, कितना लग रहा है, 5 + 2x, ठीक है। अब टुवर्ड्स लेफ्ट कितना फोर्स लग रहा है, 40 न्यूटन का, लेकिन साइन कैसा होगा इसका, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, -40 न्यूटन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स कितना आ रहा है, नेट फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन। और इस 10 न्यूटन को मैंने पॉजिटिव क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि नेट फोर्स लग कहाँ रहा है, टुवर्ड्स राइट लग रहा है। और अभी अभी मैंने आपको बताया क्योंकि टुवर्ड्स राइट जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम लेंगे पॉजिटिव, और टुवर्ड्स लेफ्ट जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम निकाल क्या रहे हैं, यहाँ पे हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं कि एग्जैक्टली रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर। तो टुवर्ड्स राइट दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है 5 न्यूटन का, दूसरा लग रहा है 5 + 2x न्यूटन का। सिमिलरली इस ब्लॉक के ऊपर एक और फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, वो कौन सा है, -40 न्यूटन का। तो चलो अब इस पूरे रिजल्टेंट फोर्स को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 + 2x, 2x तो अभी यहाँ पे ऐड हो नहीं सकता, ये क्या है, -40 है, इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2x को यहाँ लिख देते हैं, +10 - 40 इज इक्वल्स टू 10। तो 10 - 40 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 2x और साइन किसका आएगा, बड़े वाले वैल्यू का, यानी कि 40 का साइन आएगा, तो -30 इज इक्वल्स टू 10,
है ना। अब क्या करेंगे, -30 को हम RHS में लेके चले जाते हैं, तो 10 जब LHS से RHS में जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो LHS में 30 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो RHS में जाने के बाद क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो गया, +30, तो 10 + 30 कितना होता है, 40x, तो ये 2 से चला जाएगा, 2 20 = 40, तो x = 20 न्यूटन। तो यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना था, हमको यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। ये किसका क्वेश्चन था, ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन था। यहाँ पे हमको बोला गया था कि एक ब्लॉक है, इसमें अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, और इस अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम का जो रिजल्टेंट फोर्स है, यानी कि जो नेट फोर्स है, वो कितना है, 10 न्यूटन टूवर्ड्स दी राइट। हमने क्या किया, किसी एक डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को हमने पॉजिटिव लिया और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को हमने नेगेटिव लिया। तो टुवर्ड्स राइट जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको हमने पॉजिटिव लिया, और टुवर्ड्स लेफ्ट जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको हमने लिया नेगेटिव। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस ब्लॉक के ऊपर उनको हम ऐड कर देंगे। भाई रिजल्टेंट मतलब क्या, नेट फोर्स मतलब क्या, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो सबसे पहले टुवर्ड्स राइट लगने वाले फोर्सेस को ऐड करेंगे, 5 न्यूटन + 5 + 2x, प्लस अब टुवर्ड्स लेफ्ट जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको भी हम ऐड करेंगे। टुवर्ड्स लेफ्ट हम बोलते हैं कि एक ही फोर्स लग रहा है, कितना, 40 न्यूटन का, लेकिन साइन कौन सा लेंगे, माइनस लेंगे। तो ये आ गया -40 न्यूटन इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमको रिजल्टेंट फोर्स दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 न्यूटन। पूरे को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन आ जाएगी। ये एग्जाम्पल था किसका, अनबैलेंस फोर्स सिस्टम का। कभी कभी सवाल कुछ ऐसा भी आता है कि एक बैलेंस फोर्स सिस्टम है, ठीक है, और उसमें एक तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितने न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है, तो दूसरी तरफ से कितना फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक तरफ से लगने वाला फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का है। चलो उस डायरेक्शन को हम ले लेते हैं पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं +x मतलब क्या, जो दूसरे डायरेक्शन से फोर्स आ रहा है वो, इज इक्वल्स टू, अब जो कि हमारा सिस्टम कैसा है, बैलेंस फोर्स सिस्टम है, और बैलेंस फोर्स सिस्टम में नेट फोर्स कितना आता है, 0 आता है, रिजल्टेंट फोर्स कितना आता है, 0 आता है, तो हम RHS में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 10 न्यूटन को हम कहाँ लेके जाएंगे, RHS में लेकर के जाएंगे। RHS में जाने के बाद क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो x की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 न्यूटन आ जाएगी। यानी कि एक ब्लॉक था जिसके ऊपर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, और 10 न्यूटन का ही फोर्स कहाँ लग रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। यानी कि दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के लग रहे थे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, इसीलिए नेट फोर्स कितना हुआ, 0, और वो फोर्स सिस्टम क्या बन गया, एक बैलेंस फोर्स सिस्टम बन गया। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास, इनर्शिया है। इनर्शिया, अब नेक्स्ट है हमारे पास इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, the tendency of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion, उसी को हम कहते हैं क्या, इनर्शिया। इसका मतलब क्या है भाई, इनर्शिया को अगर आप बहुत ही आसान से शब्दों में अगर समझना चाहते हो तो एक वर्ड होता है लेजीनेस, यानी कि आलस। तो लेजीनेस और आलस वर्ड को आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ, इनर्शिया के साथ। कैसे भाई, सभी चीज़ों का की एक टेंडेंसी होती है, एक नेचर होता है। अभी हम नॉन लिविंग चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग चीज़ों की, है ना। हम अपनी बात कर लेते हैं भाई, हम स्कूल से आए हैं, कोचिंग से आए हैं, ट्यूशन से आए हैं, और आराम से जो है अपने बेड पर लेट करके आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं और नेटफ्लिक्स चला रहे हैं। उस समय हमें ऐसा लगता है कि भाई ये हमारा मी टाइम है, और इस मी टाइम में हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, हमसे कोई किसी भी तरह का काम करने की रिक्वेस्ट ना करे, कोई काम करने को ना बोले, हम बस रेस्ट करना चाहते हैं। तो आप अपने बिस्तर से नहीं उठना चाहते हो, तो ये जो आपकी नहीं उठने वाली, बेड से नहीं उठने वाली, यानी कि मोशन में नहीं उठने वाली, जाने वाली जो आपकी टेंडेंसी है, जो आपका नेचर है, उसी को, उसी आलस को, उसी लेजीनेस को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, आलस, यानी कि आप बोल सकते हो कि लेजीनेस, कि हम जैसे हैं ना हमको वैसे ही छोड़ दो, हम रेस्ट पे हैं हमको रेस्ट पे छोड़ दो, हम मोशन में हैं तो हमको मोशन पे छोड़ दो। जैसे कि सपोज रात का टाइम है, शाम का टाइम है, ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, और वहाँ से आपकी मम्मा जो है ना आपको आवाज़ दे रही कि भाई अब तो सोने का टाइम आ गया है, रेस्ट करने का टाइम आ गया है, जल्दी आ जाओ घर के अंदर।
लेकिन हम नहीं आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम खेलने में ही लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि जिस समय हम खेल रहे हैं हम मोशन में हैं तो हमें कोई मोशन से रेस्ट स्टेट में ना लेकर के आए, यानी कि हमारी स्टेट कोई ना चेंज करे। ठीक है, तो इनर्शिया को समझना बहुत ही आसान है। ये एक ऐसी टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की, कि वो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दिया जाए। अगर वो रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट पे छोड़ दिया जाए, अगर वो मोशन में है तो मोशन में छोड़ दिया जाए। रेस्ट से मोशन में लेकर के आया ना जाए और ना ही मोशन से रेस्ट में लेकर के आया जाए, यानी कि कोई स्टेट चेंज करने को ना बोले। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ है कि इनर्शिया बहुत ज़्यादा रिलेट करती है किसके साथ, मास के साथ। देखो यहाँ पे इनर्शिया रिलेट करती है किसके साथ, मास के साथ। आपने कई बार सुना होगा कि जो थोड़े से मोटे लोग होते हैं उनमें आलस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर उनको पानी भी पीना रहता है ना तो वो खुद जाकर के पानी लेकर के नहीं आते, किसी और से बुलवा लेते हैं। तो यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो कि अगर किसी इंसान का मास ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, तो उसमें आलस ज़्यादा होगा। तो अगर मास ज़्यादा है इसका मतलब क्या, इनर्शिया ज़्यादा है। मास अगर कम है तो इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हैवियर द बॉडी मोर विल बी इट्स इनर्शिया। अब इनर्शिया बेसिकली हम बोलते हैं कि 3 टाइप का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। कैसे समझ सकते हैं इन तीनों ही इनर्शिया को, तो देखो यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लेडी है जो कि कार ड्राइव करके जा रही है। ठीक है, तो अभी है क्या कि कार मूव कर रही है। ठीक है, इनिशियली क्या हो रहा है, कार मूव कर रही है। तो कार के अंदर जो लोग बैठे हैं, कार को जो ड्राइव कर रही है लेडी, वो भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। किसके साथ मूव कर रही है, अलोंग दी कार जा रही है। भाई जैसे जैसे कार मूव कर रही है वैसे वैसे वो लेडी भी मूव कर रही है, आगे जा रही है। ठीक है, और उस लेडी का हर एक पार्ट क्या कर रहा है, बॉडी पार्ट वो मूव कर रहा है। पैर भी मूव कर रहे हैं, एब्डोमेन रीजन भी मूव कर रहा है और हेड भी रीजन मूव कर रहा है ना। तो कार मूव कर रही है और कार के अंदर जो भी लोग बैठे हैं, ड्राइवर बैठा है, लेडी बैठी है, सब के सब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब अचानक से क्या हुआ, अचानक से हम बोलते हैं कि कोई स्पीड ब्रेकर आ गया या कोई गड्ढा आ गया। ठीक है, तो ब्रेक्स लगाने पड़े। तो जैसे ही ब्रेक्स लगाए तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक लगाने पे क्या होगा, गाड़ी तो रेस्ट पर आ जाएगी। अब गाड़ी के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन था, गाड़ी का जो फ्लोर है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हम बोलते हैं कि हमारा या उस लेडी का के पैर थे, एब्डोमेन रीजन था। ठीक है, तो जैसे ही गाड़ी रेस्ट पर आई ब्रेक्स लगाने पर, तो उस लेडी का या उस ड्राइवर का जो एब्डोमेन रीजन है, जो पैर वाला रीजन है, वो क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। लेकिन जो ऊपर वाला रीजन था, यानी कि चेस्ट से लेकर के हेड वाला जो रीजन था, वो अभी भी कैसा था, मोशन में था। क्योंकि चेस्ट और हेड रीजन डायरेक्टली गाड़ी का जो फ्लोर है उसको टच नहीं कर रहे हैं, गाड़ी के फ्लोर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है चेस्ट और हेड रीजन। तो होगा क्या, जैसे ही ब्रेक्स लगेंगे तो लोअर बॉडी तो रेस्ट पे आ जाएगी, लेकिन जो अपर बॉडी होगी वो तब भी क्या रहेगी, मोशन में रहेगी। मोशन में रहने के कारण क्या होगा, जैसे ही अचानक से गाड़ी के ब्रेक्स लगे तो जो अपर बॉडी है वो क्या हो जाएगी, आगे की तरफ बेंड हो जाएगी। तो देखो कुछ एग्जैक्टली इस तरीके का सीन हमको देखने को मिलेगा। बॉडी कैसी थी, इनिशियली मोशन में थी। मोशन में क्यों थी, क्योंकि बॉडी जिस कार के अंदर बैठी थी वो कार भी मूव कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ब्रेक्स लगे गाड़ी रेस्ट पे आ गई। गाड़ी के रेस्ट पर आने के बाद हुआ क्या कि जो लोअर बॉडी थी ड्राइवर की, वो गाड़ी के फ्लोर के कांटेक्ट में थी। तो जैसे ही गाड़ी रुकी तो लोअर बॉडी भी क्या आ गई, रेस्ट पे आ गई। लेकिन अपर बॉडी कैसी थी, मोशन में थी। तो जिसके कारण क्या हुआ, आगे की तरफ एक जर्क लगा। तो जो ड्राइवर है वो खिड़की तोड़ करके बाहर निकल आया। कैसे बाहर निकल आया, क्योंकि लोअर बॉडी तो उसकी रेस्ट पर आ गई थी, लेकिन अपर बॉडी कैसी थी, अपर बॉडी हम बोल रहे थे कि अभी भी मोशन में थी। तो नीचे वाली बॉडी ने साथ नहीं दिया और ऊपर वाली बॉडी जो है आगे की तरफ चली गई। आगे की तरफ कहाँ चली गई, तो कांच तोड़ करके बाहर निकल गई। ठीक है, आई होप ये आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही सीन आपको एक यहाँ भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, नहीं चलो इसके पहले हम ये वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, पेड़ पे लगे हुए थे कुछ पत्ते और पत्तों के साथ लगे हुए थे कुछ फ्रूट्स भी। ठीक है, तो इनिशियली पेड़ की जो ब्रांचेस थी, पेड़ की जो लीव्स थी, पेड़ की जो फ्रूट्स थे, वो सब कैसे थे, रेस्ट पे थे। लेकिन हुआ क्या, अचानक से आकर के हमने पेड़ को कस के हिला दिया। पेड़ को हिलाने से हुआ क्या, पेड़ की जो टहनियाँ थी, जो ब्रांचेस थी,
वो क्या हो गई, मोशन में आ गई। भाई इनिशियली सभी लोग कैसे थे, रेस्ट पे थे, पेड़ भी रेस्ट पे था, ब्रांचेस भी रेस्ट पे थी, पत्तियां भी रेस्ट पे थी, फ्रूट्स भी रेस्ट पे थे। लेकिन हुआ क्या, अचानक से आकर के हमने पेड़ को हिला दिया, जिसके कारण पेड़ की जो ब्रांचेज हैं वो क्या हो गई, मोशन में आ गई। अब वो तो मोशन में आ गई, लेकिन उन ब्रांचेस से कनेक्टेड जो पत्तियां थी, जो फल थे, वो तो तब भी कैसे थे, रेस्ट पर ही थे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आलस वाली बीमारी होती है ना, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सिर्फ हम लोगों में नहीं होती, ह्यूमन बींग्स में, ये हर किसी में होती है, चाहे वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे फिर वो कोई एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे जो पत्तियां हैं, जो फल हैं, वो सब कैसे थे, रेस्ट पे थे। और वो क्या चाहते हैं, वो हमेशा रेस्ट पर ही रहें, उनको कोई आकर के मूव ना कराए। लेकिन हुआ क्या, हमने जाकर के पेड़ को हिला दिया, तो जितनी भी पेड़ की ब्रांचेस थी वो हिलने लगी। लेकिन पेड़ की ब्रांचेस से कनेक्टेड जो पत्तियां थी, जो फल थे, वो अभी भी रेस्ट पे थे। तो हुआ क्या, ब्रांचेस तो मोशन में आ गई, लेकिन पत्तियां और जो फ्रूट्स हैं वो रेस्ट पर ही रह गए। जिसके कारण हुआ क्या, जो कनेक्शन था ब्रांचेस का फ्रूट्स और लीव्स के साथ, वो कनेक्शन टूट गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, फ्रूट्स और जो पत्तियां हैं वो नीचे गिर गए, और ब्रांचेस, क्योंकि वो मोशन में आ चुकी थी, तो हुआ क्या कि जैसे ही हम पेड़ को हिला रहे हैं, तो पेड़ के हिलने के साथ साथ वो ब्रांचेस भी क्या कर रही हैं, मूव हो रही हैं। तो उनको कोई असर नहीं पड़ा। गिरा कौन, वो जो कि अपना आलस नहीं छोड़ रहे थे, जो कि अपने स्टेट को चेंज करने की टेंडेंसी नहीं छोड़ रहे थे, जिनके पास इनर्शिया बहुत ज़्यादा था। फ्रूट्स और जो पत्तियां थी, वो अपने स्टेट को चेंज करने ही नहीं चाह रहे थे, वो तो तब भी रेस्ट पर ही रहना चाह रहे थे। लेकिन ब्रांचेस हिल रही थी, तो ब्रांचेस के हिलने पर और फ्रूट्स के ना हिलने पर हुआ क्या, फ्रूट्स और ब्रांचेस के बीच का जो कनेक्शन था वो टूट गया, और अल्टीमेटली फ्रूट्स कहाँ गिर गए, नीचे गिर गए। ठीक है, तो हर एक चीज़ की टेंडेंसी होती है कि हमें अपनी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करना है। सिमिलरली आपने ये चीज़ ज़रूर कभी ना कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी होगी कि जब कोई कारपेट होता है या हैवी ब्लैंकेट होता है, तो उससे जितनी भी डर्ट है, जो भी डस्ट है, उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, एक तार पे ब्लैंकेट को डाल दिया जाता है, और ज़ोर ज़ोर से एक डंडे के साथ उस ब्लैंकेट को बीट किया जाता है। क्यों किया जाता है, बेसिकली डंडे से मारने से होता क्या है कि जो आपका कारपेट है ना, वो मोशन में आ जाता है, लेकिन कारपेट के ऊपर जो डस्ट चिपकी होती है, तो जो धूल चिपकी होती है, वो कैसी होती है, रेस्ट पर ही होती है। तो जैसे ही आपने डंडे से अपने कारपेट को मारना शुरू किया, आपको जो कारपेट है वो तो हम बोलते हैं मोशन में आ गया, लेकिन हुआ क्या, जो डस्ट है वो रेस्ट पर रही। तो डस्ट रेस्ट पे है, और जिस चीज़ से वो चिपकी थी कारपेट से, वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो कारपेट अब मोशन में आ चुका है, तो कारपेट तो मूव करेगा, लेकिन उससे जो चिपकी हुई डस्ट थी वो मूव नहीं करेगी। तो अल्टीमेटली होगा क्या, डस्ट और कारपेट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। भाई इनिशियली डस्ट कारपेट से चिपकी हुई थी, कारपेट भी रेस्ट पे था और डस्ट भी रेस्ट पे था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हमने मारना शुरू किया, तो कारपेट तो अपना स्टेट चेंज कर लिया, रेस्ट से मोशन पे आ गया, लेकिन उस पर जो डस्ट चिपकी हुई थी वो अभी भी आलस दिखा रही थी, उसे अभी भी जो है ना अपने स्टेट को चेंज नहीं करना था, तो वो रेस्ट पर ही रुकी, और कारपेट जो है मोशन में आ गया। तो कारपेट अलग हो गया और डस्ट अलग हो गई, और डस्ट हम बोलते हैं कि हवा में उड़ गई, तो हमारा जो कारपेट है वो क्या हो गया, क्लीन हो गया। तो ये भी क्या है, एक इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है। एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। सपोज हम कहाँ जा रहे हैं, एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, अचानक से क्या हुआ, एक शार्प यू टर्न आया, यू टर्न हमने लिया, कहाँ जा रहे हैं, सपोज एक स्ट्रेट लाइन है तो हमने लेफ़्ट की तरफ टर्न लिया है। ठीक है, जैसे ही हम लेफ़्ट की तरफ टर्न लेंगे, हमारी गाड़ी लेफ़्ट की तरफ जाती है, लेकिन हम जो है ना राइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या बोला मैंने, एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ कि हम सीधे सीधे जा रहे हैं रोड पे, और हमने क्या लिया है, एक लेफ़्ट टर्न लिया है, तो हमारी गाड़ी लेफ्ट में चली जाएगी, लेकिन हम राइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, अगेन हमारी जो बॉडी है ना, वो अपने मोशन के डायरेक्शन को चेंज करने से रेजिस्ट करती है। हमारी बॉडी क्या बोल रही थी कि भाई हम तो सीधे सीधे जा रहे थे, अचानक क्या हुआ, गाड़ी मुड़ गई, तो गाड़ी और हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है, जो कि उस गाड़ी के फ्लोर के कॉन्टैक्ट में है, तो गाड़ी मुड़ी लेफ्ट में, तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो भी कहाँ चला गया, लेफ्ट में चला गया। लेकिन अपर बॉडी कहाँ जा रही थी, वो तो सीधे ही जा रही थी, उसको तो सीधे ही जाना था। इसीलिए क्या हुआ कि जैसे ही हमने यू टर्न लिया, तो गाड़ी के साथ साथ जो लोअर बॉडी है वो चली गई लेफ्ट में, और अपर बॉडी हम बोलते हैं कि सीधे सीधे जाने लगी, और इसीलिए हम राइट की तरफ क्या करते हैं, एक जर्क लेते हैं, या राइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं।
ठीक है। एक पहले मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे क्या रखा हुआ था, एक ग्लास रखा हुआ था, ठीक है। ग्लास के ऊपर एक पेपर या एक कार्डबोर्ड रखा हुआ था। इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम बोलते हैं कि एक कॉइन रखा हुआ था, ठीक है। तो इनिशियली कॉइन जिस कार्डबोर्ड के ऊपर रखा है वो भी रेस्ट पे है और कॉइन भी रेस्ट पे है। हुआ क्या, हमने कार्डबोर्ड को पकड़ करके खींच लिया। तो जैसे ही हमने कार्डबोर्ड को पकड़ के खींचा, ये जो कॉइन है वो कहाँ आके गिर जाता है, ग्लास में आकर के गिर जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनिशियली कार्डबोर्ड और कॉइन दोनों ही रेस्ट पे थे, लेकिन हमने कार्डबोर्ड को क्या करा, मोशन में हम लेकर के आ गए। तो कार्डबोर्ड मोशन में आया इसलिए वो अपनी जगह से हिल गया, है ना, रेस्ट से वो मोशन में आ गया। लेकिन इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो कॉइन रखा हुआ था वो अभी भी मूव नहीं करना चाहता है। तो हुआ क्या, कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, उसने अपनी जगह चेंज कर ली, लेकिन कॉइन वहीं का वहीं रह गया। अब जब कॉइन के नीचे कार्डबोर्ड है ही नहीं तो कॉइन कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली नीचे ही तो जाएगा ना, यानी कि ग्लास में जाकर ही तो गिरेगा। इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब अगर आपको इनर्शिया का कंसेप्ट समझ में आ गया है ना, तो अब आपके लिए न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो भी हमने अभी आलस की टेंडेंसी के बारे में पढ़ा है ना, इनर्शिया के बारे में पढ़ा है, उस इनर्शिया की डेफिनेशन के आगे एक और स्टेटमेंट आप ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बन जाएगा। इनर्शिया में क्या होता है, ये टेंडेंसी होती है बॉडी की कि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है, ठीक है। जब और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, एक बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन पे ही रहेगी। कब तक, ऐसा थोड़ी है कि ज़िंदगी भर कोई ऑब्जेक्ट जो ना रेस्ट पे ही रहे या ज़िंदगी भर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहे, कभी ना कभी तो स्टेट को चेंज करना ही पड़ता है ना। तो न्यूटन्स ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही एक्सप्लेन किया कि कोई बॉडी रेस्ट पे रहेगी तब तक रेस्ट पे रहेगी, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई अगर नहीं किया जाए, ठीक है। अगर एक रेस्ट ऑब्जेक्ट पर आप एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हो तो वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी। अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट पर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, मोशन में है, जब तक आप उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो मोशन में ही रहेगा। कैसे, आपके स्टडी टेबल पे एक किताब रखी हुई है, आपने भी नहीं उठाया उसको, एक दिन हो गया, आपकी मम्मा ने भी उस जगह को क्लीन नहीं किया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, एक वीक हो गया, एक मंथ हो गया, एक साल हो गया, वो किताब वहीं की वहीं रखी हुई है। क्यों रखी हुई है रेस्ट पे, क्योंकि आपने उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया ही नहीं। अगर आप उसको उठा करके अपनी कबर्ड में, अलमीरा में रख देते तो वो मोशन में आ जाती, लेकिन जो कि टेबल पे वो रखी हुई थी वो रेस्ट स्टेट पे थी और आपने भी किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर नहीं लगाया, तो क्या होगा, वो रेस्ट पर ही रहेगी, वो अपने स्टेट को कभी चेंज करेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है भाई इनर्शिया वाली कि हम रेस्ट पे है ना तो हम रेस्ट पे ही रहेंगे, हम कभी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेंगे। वहीं हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, जब तक कि उसके ऊपर आप एक फोर्स नहीं लगाओगे ना तब तक वो रुकेगा नहीं, वो चलता ही जाएगा। इससे पहले जो हमने सिमुलेशन देखा था, उस सिमुलेशन में मैंने आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि ऑब्जेक्ट को जब अपनी स्टेट चेंज करवानी रहती है ना तो उसको फोर्स की ज़रूरत होती है। एक ब्लॉक स्टेशनरी या बोल सकते हो कि रेस्ट पे रखा हुआ था, जब तक उस इंसान ने आकर के उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया वो बॉक्स अपनी जगह से हिला नहीं, वो मोशन में नहीं आया। जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो जो बॉक्स है वो मूव करने लगा। कैसे मूव करने लगा, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करने लगा। यूनिफॉर्म मोशन में वो मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और इस यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी तरह की फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ना, कोई फोर्स नहीं लग रहा था, बस स्टेट को चेंज करवाने के लिए, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में आया तो आप बोल सकते हो कि फोर्स उस पर लगना बंद हो गया। फोर्स नहीं लग रहा है फिर भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है। तो कब तक यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करेगा भाई, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई दूसरा एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा दोगे। जब आप उस पे फोर्स लगाओगे तब जाकर के वो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट पे आएगा, यानी कि अपने स्टेट को चेंज करेगा। और यही कौन बताता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बताता है। A body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless
it is compelled by an external unbalanced force to change its state of rest or of uniform motion। भाई ये तो हम अपने डेली बेसिस पे घर पे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, कि जैसे हम हैं, है ना, हम खेल के आए हैं और हम रेस्ट कर रहे हैं, बेड पर लेटे हुए हैं और बढ़िया से जो है ना नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं। अब जब तक मम्मी की डांट नहीं पड़ेगी तब तक कि हम अपनी जगह से उठने नहीं वाले, जब तक मम्मी आकर के नहीं बोलेंगे कि देखो भाई बहुत हो गया खेलना कूदना, अब एग्ज़ाम टाइम आ गया है, चलो उठो और पढ़ाई करने बैठो, तब तक हम किसी हालत में उठने नहीं वाले, है ना। तो मम्मी की डांट क्या है, एक तरीके का फोर्स ही तो है। तो जब तक फोर्स का एप्लीकेशन नहीं हुआ, क्या आपने अपनी स्टेट चेंज करी? क्या आप रेस्ट को छोड़ करके मोशन में आए और अपनी स्टडी टेबल पे जा कर के पढ़ाई करने बैठे? नहीं बैठे, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी स्टेट में ही रहना पसंद करता है, वो अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो एक मोशन में ही रहना चाहता है। जब तक उसके ऊपर कोई एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तब तक वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पर ही रहेगा। वो ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही क्या करता रहेगा, ट्रैवल करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए और कैसी, स्ट्रेट लाइन, सीधे सीधे ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब आ जाता है हमारे पास टॉपिक मोमेंटम का, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया है, हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ लिया है और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम को अगर आपको समझना है ना, जैसे कि मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया कि इनर्शिया को आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ, लेजीनेस यानी कि आलस के साथ। वैसे ही मोमेंटम को आप कैसे याद रखोगे, मोमेंटम को आप याद रखोगे एक वर्ड से और उसका नाम है असर। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, असर, ठीक है, यानी कि इम्पैक्ट, इम्पैक्ट समझ लो इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में असर। क्या होता है ये असर भाई? सपोज आपके पास एक आप एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रहे हो, है ना, और छोटे से बच्चे ने क्या किया है, आपके पास आपके ऊपर एक बॉल फेंक करके मारी है। अब वो बच्चा बहुत ही ज़रा सा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसने जो बॉल फेंकी होगी आपकी तरफ वो ज़्यादा वेलोसिटी से नहीं फेंकी होगी, है ना, छोटा सा बच्चा है, दम ही उसमें कितनी है, तो कम वेलोसिटी के साथ आपके पास बॉल आई और आपको आकर के वो लगी भी। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो बॉल कम वेलोसिटी से आ रही है और आपको आकर के टकरा रही है तो असर आपको कम होगा या ज़्यादा होगा? खुद ही सोचो, कम होगा ना असर। इसका मतलब क्या है कि असर रिलेट करता है किसके साथ, असर रिलेट करता है वेलोसिटी के साथ। अगर वेलोसिटी कम है तो असर कम है, वेलोसिटी अगर ज़्यादा है, वहीं है ना, अगर एक छोटे बच्चे ने नहीं एक बड़े बच्चे ने आपको बॉल फेंक के मारी है तो बहुत ज़ोर से लगने वाली है, असर ज़्यादा होगा। तो वेलोसिटी कम तो असर कम, वेलोसिटी ज़्यादा तो असर भी ज़्यादा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मास की। अगर मास कम है तो असर भी कम है और अगर मास ज़्यादा है तो असर भी ज़्यादा होगा। कैसे? एक छोटा सा पत्थर आपको आकर के लगा, है ना, छोटा सा पत्थर है, बिल्कुल ज़रा सा, मास समझ लो उसका 1 ग्राम है ना, तो बहुत ही कम मास है, तो जब वो आपको आकर के लगेगा तो आपको असर उतना होगा नहीं। और वहीं अगर एक भारी भरकम पत्थर किसी ने आपको दे मारा तो बहुत असर होने वाला है ना। तो मास ज़्यादा है तो असर ज़्यादा है, मास कम है तो असर कम है, वेलोसिटी कम है तो असर कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो असर भी हम बोलते हैं ज़्यादा है। अब अगर इस मास और वेलोसिटी दोनों को ही हम कंबाइन कर दें तो क्या मिल जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। और ये जो मास इनटू वेलोसिटी है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये क्या कहलाता है, उसका असर यानी कि मोमेंटम कहलाता है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, of a body is defined as the product of its mass and velocity। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, उस बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। फिर ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। मोमेंटम क्या है, जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सिमिलरली हमारा मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है आप खुद ही निकाल सकते हो। मास की क्या होती है एसआई यूनिट, देखो इधर पे केजी होती है, और वेलोसिटी की कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, यानी कि हमारा असर। आसान है ना। चलो
अब इसके बाद में हम एक रिलेशन देखते हैं, किसके बीच में? फोर्स और मोमेंटम के बीच में, ठीक है। मोमेंटम तो हमको पता है अब कि मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये असर है एक। अब हम बात करते हैं फोर्स की, ठीक है। फोर्स और मास और वेलोसिटी, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? आप खुद ही सोचो, आपके पास है क्या? एक छोटा सा डॉग, क्या है आपके पास? एक छोटा सा डॉग है, और वहीं आपके पास क्या है? एक बड़ा सा एलिफेंट है। बड़ा सा क्या, चलो एक बेबी एलिफेंट ही ले लो, कितना भी छोटा बेबी एलिफेंट क्यों ना होगा, डॉग से तो वो भारी होगा, है ना। तो आपके पास एक डॉग है और आपके पास एक एलिफेंट है, ठीक है। दोनों ही क्या कहाँ है? अभी एक पॉइंट पे है, और ये भी हम बोलते हैं कि ए पॉइंट पे है, और इन दोनों को ही आपको क्या करना है? बी पॉइंट तक लेकर के जाना है। तो आपको क्या लगता है, फोर्स ज़्यादा किस केस में लगने वाला है? एक डॉग को मूव कराने में या एक एलिफेंट को मूव कराने में? तो आपका जवाब होना चाहिए कि मैम डॉग तो चलो हल्का है, उसको तो हम गोद में उठा कर भी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन इस एलिफेंट का क्या करें? इसको तो खिसकाने में बहुत दम लगने वाली है, यानी कि बहुत फोर्स लगने वाला है। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन निकाला कि भाई फोर्स और मास के बीच में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, मास कम है तो फोर्स भी कम लगेगा, ठीक है। चलो, फोर्स और मास के बीच में तो हमने रिलेशन देख लिया। अब हम बात करते हैं फोर्स और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन की, ठीक है। फोर्स और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है? इसमें भी हम बोलते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का ही आप बोल सकते हो कि रिलेशन होता है, यानी कि फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के। कैसे? भाई आपके पास क्या है? एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक पे आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। कितना लगा रहे हो? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। अब इस 10 न्यूटन के फोर्स से हुआ क्या है? इस ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई है कितनी? 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ इस ब्लॉक ने क्या किया? मूव करना शुरू करा। अब हुआ क्या? आपने जो है ना फोर्स लगाना बंद नहीं किया, इनफैक्ट आप क्या कर रहे हो? आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो। पहले आप लगा रहे थे 10 न्यूटन का, अब आप लगा रहे हो कितना? 11 न्यूटन का। तो 11 न्यूटन के फोर्स से हुआ क्या? इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई। कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। पहले 1 मीटर पर सेकेंड की थी, अब हो गई कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों हो गई? क्योंकि आपने फोर्स लगाना बंद नहीं किया। बंद तो छोड़ो, आप क्या कर रहे हो? फोर्स को लगाते ही जा रहे हो और इंक्रीज करते जा रहे हो। मैंने आपको जो सिमुलेशन दिखाया है ना पहली बार में, शुरुआत में, उसका एक बड़ा रीज़न ये भी था, ये वाला टॉपिक समझाने के लिए। जैसे ही उस बेसिकली सिमुलेशन में हमने देखा था क्या? एक ब्लॉक था, ब्लॉक को जो एक इंसान है वो क्या कर रहा था? इनिशियली हमारा जो ब्लॉक था वो रेस्ट पे था। अब इस रेस्ट पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को या ब्लॉक को मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ा था? एक फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, है ना। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था वो यहाँ पे फॉलो हो रहा था कि अगर ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पर ही रहेगा। कब तक रेस्ट पे रहेगा? क्योंकि इसका इनर्शिया है, इसका आलस है ना। ये रेस्ट पर ही रहेगा कब तक? जब तक कि इसके ऊपर कोई एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो वो जो इंसान था वो कर क्या रहा था? एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ही तो लगा रहा था, तभी तो ये ब्लॉक क्या कर रहा था? रेस्ट को छोड़ करके कहाँ आ गया था? अपनी मोशन की स्टेट में आ गया था। लेकिन जैसे ही मोशन की स्टेट में आया, उसका मोशन क्या हो रहा था? यूनिफॉर्म हो रहा था, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ। तो जब वो यूनिफॉर्म मोशन में था तब वो इंसान फोर्स नहीं लगा रहा था। फोर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ी थी? फोर्स की ज़रूरत पड़ी थी उस ब्लॉक को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। जैसे ही मोशन में आया हमारा ब्लॉक, इंसान ने फोर्स लगाना बंद कर दिया। फोर्स लगाना बंद किया तो क्या ब्लॉक मूव करना बंद कर दिया? नहीं, वो अभी भी मूव कर रहा था। कैसे? यूनिफॉर्म मोशन में, कांस्टेंट स्पीड के साथ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। उसने अपना मोशन नहीं रोका। मोशन तो तब भी चल रहा था, तब भी जब फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। और वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है ना, किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हमें वेलोसिटी को चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही तो हो रहा था। पहले आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई थी, लेकिन अब क्या हुआ? आपने फोर्स लगाना बंद नहीं किया, आप लगाते ही जा रहे हो। तो जो वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। पहले 1 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है
तो आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी को कांस्टेंट बनाने के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो फोर्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी, और m इंटू वी क्या होता है, असर। असर मतलब क्या, मोमेंटम। तो इस m इंटू वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोमेंटम। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, मोमेंटम के। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मोमेंटम को अब हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम हम निकालना सीखते हैं, फिर इसके बाद में हम ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, एक बॉल है और इसका जो मास है वो कितना है, m है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v है। अब इसके बाद में मोशन हुआ, कुछ भी हुआ होगा, ठीक है, तब जाकर के उसका जो मास है वो क्या हो गया, मास तो चलो इसका भी क्या है, m ही है। ठीक है, चलो 2m कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 2v हो गई। तो इनिशियली मास m था, वेलोसिटी v थी, फिर इसके बाद में 2m मास हो गया, 2v वेलोसिटी हो गई। तो ज़रा इनिशियल मोमेंटम निकालो, p इनिशियल कितना आएगा, p इनिशियल आ जाएगा m इंटू वी, p फाइनल कितना आ जाएगा, 2m इंटू 2v यानी कि 4mv। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, mv, फाइनल वाला कितना आ गया, 4mv। अब ज़रा चेंज निकालो, तो चेंज कितना हो जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल कितना होगा, 4mv माइनस mv। ठीक है ना, माइनस mv, तो ये हो जाएगा 3mv। तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, मोमेंटम में चेंज हो गया 3mv। ठीक है, अब अगर परसेंटेज निकालना हो कि कितना परसेंटेज में चेंज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाय p इनिशियल इंटू 100। तो p फाइनल माइनस p इनिशियल कितना है, 3mv है, इनिशियल कितना है, इनिशियल है mv, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो ये mv से ये mv गया, बचा कितना, 300। तो 300% चेंज हुआ है क्या, मोमेंटम। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। इनिशियल कैसे निकाला है, फाइनल कैसे निकाला है, ये क्या है, ये चेंज है। ठीक है ना, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम के बीच में डिफरेंस क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, कि एग्जैक्टली मोमेंटम में चेंज कितना हुआ है। और परसेंटेज कैसे निकालोगे कि कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। ठीक है, अब ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, ये सभी की सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाई हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। ठीक है, इस चीज़ को समझने के पहले हमारी गाड़ी कहाँ पर थी, हमारी गाड़ी थी फोर्स और मोमेंटम के रिलेशन के ऊपर। ठीक है, कि फोर्स क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। अब हमें ये पता करना है कि अगर मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो इस मोमेंटम के चेंज के साथ फोर्स कैसे रिलेट करता है। मोमेंटम में कैसे चेंज हो रहा है कि सपोज हमारे पास क्या है, एक बॉल है हमारे पास, ठीक है, और उसका मास कितना है, m है। ठीक है, एक बॉल है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, u थी, और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, v हो गई। तो एक बॉल है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो कि हमारा जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है, अब वो कांस्टेंट नहीं है, तो अब यहाँ पे हमको सिर्फ मोमेंटम नहीं लिखना है, यहाँ पे हमको चेंज इन मोमेंटम लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, देखो इधर पे, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, f को अभी हम हटा नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही पता करना है कि जब मोमेंटम चेंज होता है तो फोर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है चेंज इन मोमेंटम और फोर्स के बीच का, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी जो बॉल है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। अगर मास चेंज हो रहा है तो भी मोमेंटम चेंज होगा, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो भी मोमेंटम चेंज होगा। क्यों, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल पी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। तो अब क्या करेंगे, f इसको थोड़ा सा हम रब कर लेते हैं, जगह चाहिए है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब
p फाइनल की जगह यानी कि फाइनल मोमेंटम की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, p का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू वी, ठीक है। तो मास तो वही रहेगा भाई, बॉल ने आप बोल सकते हो कि मोशन शो किया है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, फाइनल हो गई v, लेकिन मोशन जब उसका होगा बॉल का तो मास तो उसका तब भी वही रहेगा ना, m ही रहेगा। तो मास तो उतना का उतना है, लेकिन जो वेलोसिटी है फाइनल वो कितनी हो गई है, v हो गई है, माइनस मास यानी कि इनिशियल, अब हम मोमेंटम लिख रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, ठीक है। तो हमने करा क्या है, बस मोमेंटम चेंज को लिखा है। मोमेंटम चेंज क्या होता है, अभी अभी बताया था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस m वाले पार्ट को हम कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मास तो ऑब्जेक्ट का वही है। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m को हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर कर दिया हमने क्या, v माइनस यू, ठीक है। अब आप खुद ही सोचो, कितना ही माइन्यूट वेलोसिटी में चेंज क्यों ना आया हो, मोमेंटम हमारा चेंज हो रहा है। अब जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, डेफिनेटली कोई ना कोई टाइम तो जरूर लिया गया होगा वेलोसिटी को चेंज होने के लिए, भले ही वो 0.1 सेकेंड का क्यों ना हो। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो बॉल है जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, u से v हो रही है, तो इस वेलोसिटी के चेंज के दौरान टाइम कितना लग गया, टाइम हम बोलते हैं कि लग गया t सेकेंड्स। कितना टाइम लग गया, t सेकेंड्स लग गया। अब जरा रिलेशन देखो, इसीलिए मैंने फोर्स का यहाँ पे जो लेटर है वो हटाया नहीं था। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन मोमेंटम के, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में कौन आ गया, टाइम आ गया। यानी कि इस रिलेशन से हम क्या पता कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मोमेंटम को चेंज होने में जितना कम टाइम लगेगा फोर्स उतना ही एक्सपीरियंस होगा। भाई फोर्स और टाइम के बीच में जो इनवर्स रिलेशन है वो हमको क्या बता रहा है, यही तो बता रहा है कि अगर टाइम कम है तो फोर्स ज़्यादा, टाइम ज़्यादा है तो फोर्स कम। तो अगर मोमेंटम को चेंज होने में यानी कि वेलोसिटी को चेंज होने में अगर टाइम कम लग रहा है इसका मतलब फोर्स ज़्यादा लगेगा, और अगर वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है यानी कि टाइम ज़्यादा ले रही है वेलोसिटी चेंज होने में, तो फोर्स कैसा लगेगा, कम लगेगा। और इस चीज़ के रियल लाइफ एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। कैसे, तो देखो इधर पे पहले भी हमने बात करी है, कहाँ गए वो हमारे डायग्राम्स, हाँ देखो यहाँ पे आपके सामने क्या हो रहा है, एक ग्लास ग्राउंड पे गिर रहा है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली ये जो ग्लास है कांच का ये टूटा क्यों। हमारे पास एक कांच का ग्लास था, उसको हमने एक पर्टिकुलर हाइट से क्या किया है, थ्रो किया है, ड्रॉप किया है। तो क्या ये कांच का ग्लास हवा में आने के कारण टूट गया, कि अचानक से क्या हुआ ना कि हम जो कांच का ग्लास था वो हमारे हाथ में था और हमने क्या करा, उसको छोड़ दिया, छोड़ने के कारण क्या हुआ, वो जो कांच का ग्लास है वो हवा में आ गया, हवा में आने के कारण टूट गया। भाई अगर हवा में आने के कारण कोई टूटता होता तो जितने भी हमारे स्काई डाइवर्स है ना उनकी तो ऐसी तैसी हो चुकी रहती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कांच का ग्लास टूटा क्यों, इसीलिए टूटा क्योंकि ये ग्राउंड पे जाकर के स्ट्राइक करता है। हवा में जाने पर कांच का ग्लास नहीं टूटता है। कांच का ग्लास टूटता कब है, जब ये ग्राउंड पे जाकर के गिरता है, ग्राउंड पे जाकर के स्ट्राइक करता है। अब सवाल ये है कि कांच का जो हमारा ग्लास है वो हवा में जाने पर तो टूटा नहीं, ग्राउंड पर जाने पर ऐसा क्या हुआ, ग्राउंड पर स्ट्राइक करने से ऐसा क्या हुआ कि वो टूट गया। ग्राउंड पर जाने से हुआ क्या ना, उसका जो मोमेंटम है ना वो चेंज हुआ। और अभी अभी हमने रिलेशन देखा है, देखो मिटाया नहीं है मैंने, इसीलिए हमने रिलेशन क्या देखा है कि जितना कम टाइम लगेगा मोमेंटम को चेंज होने में फोर्स उतना ही लगेगा। तो हुआ क्या कि जैसे ही हमने इस कांच के ग्लास को ऊपर से छोड़ा है ना, अब हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लिया मोशन चैप्टर का, तो हमको पता है कि जब हम नीचे से ऊपर कोई चीज़ ऊपर से कोई चीज़ हम नीचे फेंकते हैं या छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इनिशियली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है, जैसे ही उसको हमने हाइट से ड्रॉप किया वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और होती गई। इसका मतलब क्या कि जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और मोमेंटम चेंज होता जा रहा है। जैसे ही कांच का ग्लास क्या करता है, ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद हुआ क्या कि उसकी वेलोसिटी एकदम से 0 हो गई। भाई जो कांच का ग्लास है वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा था,
ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही उसने ग्राउंड पर आकर के स्ट्राइक किया तो उसकी वेलोसिटी एकदम से क्या हो गई, जीरो हो गई। इसका मतलब क्या कि मोमेंटम चेंज हुआ। वो भी कैसे चेंज हुआ, एकदम से चेंज हुआ। सपोज हमारा जो कांच का ग्लास है वो अपनी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड पे गिरा, ग्राउंड पर गिरने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। और इस वेलोसिटी चेंज में उसने टाइम कितना लिया, मात्र 1 सेकेंड का लिया। तो टाइम देख रहे हो यहाँ पे कितना कम है, और स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हुआ है, इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ है। और इस मोमेंटम में जो चेंज हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम लिया गया है, यानी कि टाइम बहुत कम लिया गया है। और अगर टाइम कम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि कांच जब या कांच का ग्लास जब ग्राउंड पर आकर के गिरा तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ। मोमेंटम बहुत कम टाइम में चेंज हुआ, और कम टाइम में चेंज होने के कारण क्या हुआ, उस पर फोर्स ज़्यादा लगा, और इस फोर्स के कारण कांच का ग्लास टूटा। हवा में जाने पर कांच का ग्लास नहीं टूटता है, ग्राउंड पर स्ट्राइक करने पर टूटता है। क्यों टूटता है, क्योंकि जैसे ही कांच का ग्लास ग्राउंड पर गिरता है तो उसकी वेलोसिटी एकदम से जीरो हो जाती है। कांच का ग्लास अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ आ रहा होता है, और जैसे ही वो ग्राउंड पे आकर के गिरता है उसकी वेलोसिटी एकदम से जीरो हो जाती है। और ये जो सडन चेंज हुआ है वेलोसिटी में, वेलोसिटी चेंज हुई तो ऑब्वियसली बात है मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो ये जो सडन चेंज हुआ है मोमेंटम में, ये बहुत ही कम टाइम में होता है, और इसी कम टाइम के कारण फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है ये कांच का ग्लास, और इसी फोर्स के कारण अल्टीमेटली क्या होता है, कांच का ग्लास टूट सकता है। टूट क्या सकता है, टूट ही जाता है। अब इसकी एक और पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कुछ ऐसा हो कि कांच का ग्लास हम हाइट से ड्रॉप तो करें, हाइट से फेंकें, लेकिन वो नीचे जाकर के टूटे ना, ऐसा कुछ करना है हमें। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो भाई अब आप अपने कांच के ग्लास को जो है ना ग्राउंड पे मत फेंकना, ग्राउंड की जगह पे या ग्राउंड के ऊपर आप क्या कर दो, एक ट्रैम्पोलिन बिछा दो, या सिंपली एक गद्दा बिछा दो। तो होगा क्या, कांच का ग्लास जो है नीचे आएगा, अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ आएगा 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 आएगा, और क्या होगा, गद्दे के ऊपर गिरेगा। अब गद्दा जो कि क्या है, फ्लेक्सिबल है ना, ग्राउंड फ्लेक्सिबल नहीं होता है, गद्दा फ्लेक्सिबल है। तो जैसे ही कांच का ग्लास उसके ऊपर आकर के गिरेगा तो थोड़ा सा गद्दा भी क्या होगा, नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा, और फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। तो हुआ क्या, कांच का ग्लास आया आया आया, गद्दे पे गिरा, गद्दा थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर गया, और फिर जाकर के कांच की ग्लास की वेलोसिटी जीरो हुई, यानी कि एकदम से नहीं हुई। क्यों एकदम से नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही कांच का ग्लास गद्दे के ऊपर आकर के गिरा, गद्दे ने क्या किया, अपनी वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज कर ली, मतलब कि गद्दा नीचे चला गया। ठीक है, नीचे जाने से क्या हुआ कि कांच के ग्लास की जो वेलोसिटी है ना वो जीरो तो हुई, लेकिन जीरो होने पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा। पूरा खेल तो टाइम का ही है, क्योंकि टाइम और फोर्स के बीच में इनवर्स रेशियो होता है। गद्दे के ऊपर जैसे ही कांच का ग्लास आकर के गिरा तो गद्दा थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस गया। इसके कारण क्या हुआ, कांच के ग्लास की जो वेलोसिटी है वो जीरो तो हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद हुई। देर बाद होने का मतलब क्या है कि उस पर फोर्स कम लगा, है ना, टाइम ज़्यादा लगा मोमेंटम को चेंज होने में, इसका मतलब फोर्स उस पर ज़्यादा लगा। टाइम ज़्यादा लगा मोमेंटम के चेंज होने में, इसका मतलब फोर्स उस पर कम लगा, और फोर्स कम लगा इसका मतलब क्या कि हमारा कांच का ग्लास टूटा ही नहीं। बेसिकली जो गद्दा था ना, वो आप बोल सकते हो कि कांच के ग्लास को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देता है कि वो धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी ज़ीरो करे, एकदम से ना करे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही एक एप्लीकेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है इसी चीज़ का, हमारे जो क्रिकेटर्स होते हैं, जैसे ही चौका छक्का पड़ता है और वो कैच करने की कोशिश करते हैं बॉल को, तो वो कैच जो है ना वो ऐसे सीधे की सीधा ऐसे नहीं कर लेते हैं। जैसे ही बॉल उनके हाथ में आती है ना तो वो उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ धकेल के लेकर के जाते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि बॉल आई और बस उसको ऐसे पकड़ लिया, नहीं, बॉल जैसे ही आई उसको वो अपने हाथ को वो ऊपर से नीचे की तरफ लेकर के आते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बॉल बहुत ही हाई स्पीड के साथ आ रही होती है, और जैसे ही हमारे क्रिकेटर के हाथ में वो बॉल आएगी उसकी वेलोसिटी एकदम से ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि मोमेंटम एकदम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर मोमेंटम को चेंज होने में कम टाइम लगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, यानी कि क्रिकेटर को हाथ में चोट बहुत ज़ोर से लग सकती है, हड्डियाँ वगैरह फ्रैक्चर हो सकती हैं। इसलिए क्या करते हैं ना क्रिकेटर,
बॉल की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, जीरो करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं, है ना, इसीलिए वो अपने हाथ को ऊपर से नीचे लेकर के आते हैं ताकि अल्टीमेटली बॉल की वेलोसिटी जीरो तो होनी ही है, लेकिन धीरे धीरे हो, एकदम से वेलोसिटी जीरो ना हो, एकदम से मोमेंटम चेंज ना हो, थोड़ा सा टाइम भले लग जाए। तो टाइम लेने से क्या होता है, फोर्स कम लगता है, और फोर्स कम लगता है इसीलिए हाथों में चोट नहीं लगती है। ठीक है, चलो आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो हम थे कहाँ, हम इस पॉइंट पे थे। अब एक बात बताओ, हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लिया ना, ये जो v माइनस यू बाई टी है, ये कुछ देखा देखा सा टर्म नहीं लग रहा। ये कहाँ देखा है हमने, ये देखा है हमने एक्सेलरेशन में। भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले भी मैंने आपको समझाया था, जहाँ वेलोसिटी चेंज हो समझ लो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो तो रही है, यानी कि डेफिनेटली क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इस पूरे टर्म v माइनस यू बाई टी की जगह पे क्या रख दूं मैं, एक्सेलरेशन रख सकती हूँ। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अब बहुत हो गया ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इसको अब हम हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा m इंटू ए। ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो एक काम करते हैं ना, हटा ही देते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू m इंटू ए। और ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसीलिए मैंने कहा था कि जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आया ना, कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमसे ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, मोशन भी कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा। और वो, या आप बोल सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दिया जाए। यानी कि आप बोल सकते हो कि फोर्स को फोर्स की ज़रूरत पड़ती है अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, रेस्ट से मोशन पे जाने के लिए या मोशन से रेस्ट पर आने के लिए। तो एक और चीज़ यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, और यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उस समय फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, बस स्टेट को चेंज करने की ज़रूरत होती है। स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकेंड लॉ ने हमसे क्या बोला, सेकेंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। F इज इक्वल टू m इंटू ए का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, कहाँ गया हमारा सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट, ये रहा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको मैं रब कर दूं क्या, अच्छा नहीं दिख रहा, चलो ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। भाई F इज इक्वल टू क्या आया है अपना, F इज इक्वल टू m इंटू ए आया है ना, यानी कि क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अभी अभी हमने निकाल के देखा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू बाय टी। तो ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो है। भाई किसी भी क्वांटिटी के नीचे आप क्या लगा दो, उसको डिवाइड कर दो टाइम के साथ, तो वो उस क्वांटिटी का रेट बन जाता है। तो ये हमारा मोमेंटम था, नीचे हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यही क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक और चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस और इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, और कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा है मोशन। इसका मतलब क्या है कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो वो जो मोशन है वो कैसा होगा, आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन उसमें नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन देखो, जैसे ही हम बोलते हैं कि फोर्स लगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है उस ऑब्जेक्ट का मास तो होगा ही, और साथ ही साथ क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। मैंने आपको बताया था ना कि
ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेट को चेंज करवाने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। बाकी यूनिफॉर्म मोशन में मूव करने के लिए अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर फोर्स कंटिन्यूसली लगता गया तो वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस फॉर्मूले से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने ये चीज़ एक और बार हमने क्या कर ली है, प्रूव कर ली है कि यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस समय वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट वेलोसिटी में अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करने में फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही फोर्स लगना शुरू होता है वेलोसिटी चेंज हो जाती है और एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ जाता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, एक्सेलरेशन। तो जैसे ही एक m मास के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा उसमें एक्सेलरेशन आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन बन जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, ये न्यूमेरिकल है, जल्दी से एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसके पहले एक और था ना न्यूमेरिकल, कौन सा था, हाँ ये वाला था। ये मोमेंटम के ऊपर है, तो बड़ा आसान सा है। एलिफेंट है जिसका मास 2000 kg है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, P = m × v, यानी कि 2000 × 5, तो कितना हो जाएगा, है ना, 2000 × 5 ही तो होगा, तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम। ठीक है, बुलेट का मास कितना है, 0.02 kg, मूविंग एट 400 मीटर पर सेकेंड स्पीड, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, P = m × v, मास कितना है 0.02 kg, इंटू वेलोसिटी कितनी है, 400 है। अब इस 0.02 kg को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डेसिमल हटा दो तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 0, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 2 डिजिट आ जाएंगे इंटू 400, तो ये 2 0 से ये दोनों 0 कट गए, कितना आ जाएगा 80 kg मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गया, मोमेंटम। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. The mass of the car is 1500 kg. बेसिकली यहाँ पे हमसे फोर्स पूछा जा रहा है कि फोर्स कितना लगाएं एक कार के ऊपर कि वो वेलोसिटी अटेन कर ले कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड में, और वो कार इनिशियली कैसी है, रेस्ट पर है। तो ऑब्वियसली बात है, इनिशियली रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगेगा इस वेलोसिटी चेंज में, तो हम बोलते हैं कि 10 सेकेंड। तो आपके पास v है, u है, t है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपसे फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। तो फोर्स आप कैसे निकाल सकते हो, m × a के फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो। चलो मास तो आपको गिवन है कार का, कितना है 1500 kg है, लेकिन एक्सेलरेशन तो आपको निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालोगे, तो याद करो फर्स्ट वाला चैप्टर, तो v = u + at। v कितना है 30 है, u कितना है 0 है, a हमको निकालना है, t कितना गिवन है 10 गिवन है, तो 30 = a × 10, ये 0 से ये 0 गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास मास है, कितना है मास 1500 kg है, एक्सेलरेशन कितना निकाला है 3 निकाला है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 × 3, कितना हो जाएगा 4500 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि फोर्स निकाला है ना, तो कितना आएगा 4500 न्यूटन फोर्स। ये भी आसान सा सवाल था। वेलोसिटी इनिशियल फाइनल दोनों दी गई थी, टाइम दिया गया था, बस आपको क्या निकालना था, और मास भी आपको गिवन था, तो आपको एक्सेलरेशन निकाल करके फोर्स निकालना था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर, और ये बहुत ही आसान सा लॉ है। ये लॉ हमसे बेसिकली ऐसा बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या है, सपोज आपको किसी दिन बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप उस इंसान के ऊपर गुस्सा दिखा भी नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे, जाओगे और ज़ोर से दीवार पे क्या करोगे, एक मुक्का मार के आओगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, मुक्का मारा दीवार पे, तो बेसिकली आपने एक फोर्स लगाया किसके ऊपर, दीवार के ऊपर। तो पिटाई तो किसकी हुई है, दीवार की हुई है। क्यों? क्योंकि आपने मुक्का मारा तो आपने फोर्स लगाया दीवार के ऊपर, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हमारे ही हाथ दुखने लगा। ऐसा क्यों हुआ भाई, पिटाई तो दीवार की हुई थी, फोर्स उस पर लगा था, लेकिन हाथ आपका क्यों दुखा, वो इसलिए दुखा क्योंकि जो फोर्स आपने लगाया था ना दीवार के ऊपर, पलट के
दीवार ने भी आपके हाथ के ऊपर उतना ही फोर्स लगा दिया, इक्वल मैग्नीट्यूड का लगा दिया, इक्वल अमाउंट का लगा दिया, लेकिन हाँ ऑपोजिट था डायरेक्शन में। तो ये क्या हुआ, एक्शन के बदले आपको रिएक्शन मिला और इसी रिएक्शन के कारण हमारा हाथ क्या हो गया, दुखने लगा। बस इतना सा ही है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप एक्शन लगाओगे तो बदले में आपको रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और इसी न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण या इसी एक्शन और रिएक्शन के कारण क्या होता है, हम मूव कर पाते हैं। कैसे मूव कर पाते हैं, देखो ये जो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, इसके लिए आपको दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। ठीक है, कैसे पड़ने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी इक्वल एंड एक्शन और रिएक्शन के कारण हम चल पाते हैं। कैसे चल पाते हैं, तो बेसिकली कई बच्चों के दिमाग में होता है कि हम चलते भी ग्रेविटी से हैं। भाई हम चलते ग्रेविटी से नहीं हैं, हम चलते हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्स के कारण। ठीक है, हम करते क्या है, जैसे कि अब मैं आपको अगर चल के बताऊंगी तो आपको मैं नीचे तो दिख नहीं रही हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा, तो मैं आपको फिंगर से बता देती हूँ। ठीक है, हम जब चलते हैं ना तो हमारे जो पैर होते हैं, जो हमारा फुट होता है, वो हमारे लैंड को, हमारे ग्राउंड को, हमारी अर्थ को क्या करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, अगर आप कभी जिम गए हो, अगर आपने कभी ट्रेडमिल यूज़ किया हो तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप ट्रेडमिल पे वॉक करना शुरू करते हो, उसकी जो बेल्ट होती है, जो कन्वेयर बेल्ट होती है, आप आगे जाते हो और उसकी कन्वेयर बेल्ट है वो पीछे की तरफ जाती है। क्यों जाती है पीछे की तरफ, क्योंकि आपने उस कन्वेयर बेल्ट को पुश किया होता है। हम चलते भी ऐसे ही हैं, जब हम चलते हैं तो हमारे पैर क्या करते हैं, अर्थ को पीछे की तरफ क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो भाई न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है मोशन का, कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप एक्शन दे रहे हो, आपके पैर एक्शन दे रहे हैं और अर्थ को पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पलट के अर्थ भी तो चुप नहीं बैठेगी ना, वो भी तो आपके ऊपर पलट के उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगी। तो अर्थ क्या करती है, आपके ऊपर क्या करती है, फोर्स लगा देती है पलट के, और इसी फोर्स के कारण क्या होता है, हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, हम चलने लगते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक बहुत असेंशियल एप्लीकेशन यही है कि इसी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के कारण हम क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। देखो इधर पे आप लगा रहे होते हो नीचे की तरफ फोर्स ग्राउंड पर, और ग्राउंड आप पे लगा रहा होता है इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स। ऐसा नहीं है कि अगर जो है ना आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो पलट के आपको जो अर्थ है हमारी वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे, नहीं, जितना आपने लगाया है उतना ही वो पलट के आपको लगाएगी, लेकिन हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप लगा रहे हो नीचे की तरफ और वो अर्थ लगा रही है आप पे ऊपर की तरफ। एक और एग्जांपल इसका ये है कि इंसान क्या कर रहा है, बोट से कहाँ आ रहा है, इस प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही उसने जंप किया, बोट से वो प्लेटफॉर्म पर आया, तो वो खुद आगे आया, लेकिन जो बोट है देखो वो पीछे की तरफ खिसक गई। क्यों खिसकी, क्योंकि जब उसको आगे आना था ना तो उसने क्या किया, बोट पे एक फोर्स लगाया पीछे की तरफ, तो पलट के क्या किया, बोट ने उस पर भी फोर्स लगा दिया एक आगे की तरफ। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो जो इंसान ने बोट के ऊपर फोर्स लगाया था, इस फोर्स के कारण क्या हुआ, बोट पीछे की तरफ धकेल गई, और बोट ने भी उस पर्सन के ऊपर फोर्स लगाया था, तो जिसके कारण हम बोलते हैं कि पर्सन जो है आगे आ गया। लेकिन इस केस में ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर हम अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो अर्थ पीछे क्यों नहीं खिसकती है, जैसे कि ट्रेडमिल की कन्वेयर बेल्ट खिसकती है, वैसे ही अर्थ क्यों नहीं खिसकती है, अर्थ को हम क्यों नहीं पुश कर पाते हैं, अर्थ क्यों नहीं मूव करती है। तो भाई अभी अभी हमने सेकेंड लॉ भी तो पढ़ा है ना। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। जिसका मास ज्यादा है उसका आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन कम है। कैसे, ए को आप कहाँ ले जाओ, एफ के नीचे ले जाओ LHS में, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो m और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर किसी चीज का मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उतना ही कम होगा। अर्थ का मास हमसे बहुत ज्यादा है, कंपेयर करना भी पागलपना है। ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। इसीलिए आप कितना भी फोर्स डालो अर्थ के ऊपर, वो एक्सेलरेट नहीं करती है। जरूरी थोड़ी कि एक्सेलरेट नहीं कर रही इसका मतलब हम फोर्स नहीं डाल रहे हैं भाई, लेकिन उसका मास इतना ज्यादा है कि वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है। ठीक है, आई होप ये वाला लॉ भी सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और एप्लीकेशन है। बलून जो है, आप एक रॉकेट की बात कर लो या एक बलून की बात कर लो, बलून में हवा भरो और इसके बाद में हवा भरने के बाद उसे छोड़ दो,
तो बलून ऐसा नहीं है कि अपनी ही जगह पे एक फिक्स पोजीशन पे रह करके पूरा का पूरा अपनी गैस या एयर निकाल देता है। जैसे आप बलून को उसमें हवा भर के छोड़ोगे ना, बलून यहाँ वहाँ मूव करते करते जाएगा और पीछे पीछे क्या करता जाएगा, एयर को रिलीज करता जाएगा। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब बलून को हम छोड़ते हैं ना, तो बलून की जो एयर है, बलून की एयर रिलीज होती है। ये एयर कहाँ आती है? पीछे की तरफ। और जो एयर निकली है वो क्या करेगी? बलून को आगे की तरफ पुश करती है। क्या बोला मैंने? देखो, हुआ क्या था कि बलून के अंदर आपने एयर भरी हुई थी, ठीक है। अब इस बलून को आपने छोड़ा, बलून को छोड़ा तो उसमें जो भरी हुई, चलो एयर नहीं, उसको हम गैस मान लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम उसमें गैस मान लेते हैं। तो एयर बलून के अंदर क्या भरी थी? गैस भरी थी, ठीक है। अब जैसे ही आपने बलून को छोड़ा, उसकी जो गैस है वो क्या होगी? बाहर निकलेगी। बलून क्या करेगा? गैस के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स के कारण गैस बाहर निकलेगी। तो पलट के गैस क्या सिर्फ उसको देखेगी? नहीं, वो भी बलून के ऊपर फोर्स लगाएगी उतने ही मैग्नीट्यूड का, सेम अमाउंट का, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिसके कारण क्या होगा? गैस जो फोर्स लगाती है बलून के ऊपर, इस फोर्स के कारण बलून जो होगा वो हमारा आगे की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ रॉकेट में भी होता है। रॉकेट में जो भी फ्यूल वगैरह यूज़ होते हैं, उन फ्यूल्स की जब बर्निंग होती है तो बहुत ज़्यादा गैसेस रिलीज होती हैं। ये गैसेस रॉकेट से बाहर निकलती हैं और ये गैसेस करती क्या है? ग्राउंड के ऊपर बहुत कस के फोर्स लगाती हैं, ठीक है। पलट के क्या करता है? ग्राउंड भी फोर्स लगाता है और रॉकेट जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये सब न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसी के सारे क्या है? एप्लीकेशन है। एक होती है गन की रिकॉइलिंग, ठीक है ना, यानी कि जब हम एक गन से बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट कहने को तो आगे जाती है, लेकिन जो गन है ना वो पीछे की तरफ मूव करती है और इसको हम गन की रिकॉइलिंग कहते हैं। अब ये क्यों हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। हुआ क्या कि जैसे ही हमने गन से बुलेट को फायर करा तो बुलेट ने गन के ऊपर क्या लगाया? एक फोर्स लगाया और उस फोर्स के कारण बुलेट आगे बढ़ गई, लेकिन पलट के बुलेट भी तो लगाएगी ना फोर्स। तो उस फोर्स के कारण हम बोलते हैं कि जो गन है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, यानी कि पीछे की तरफ मूव करती है। अब जैसे कि हमने सेकेंड लॉ पढ़ लिया है कि F इज इक्वल टू ma, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो अगर आप बोल रहे हो कि मैम बुलेट ने गन के ऊपर फोर्स लगाया, गन ने भी बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया और दोनों ही फोर्सेस कैसे हैं? बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो ऐसा होना चाहिए था ना कि जिस वेलोसिटी के साथ बुलेट बाहर गई है उसी वेलोसिटी के साथ गन को भी पीछे की तरफ मूव करना चाहिए था। भाई हुआ क्या? हमारी जो गन है उसने बुलेट के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है। बुलेट ने क्या किया? बुलेट ने गन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। दोनों ही फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? बराबर है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो आखिर बुलेट आगे निकल जाती है और गन मैक्सिमम हम बोलते हैं कि रिकॉइल होती है, लेकिन वो जो गन चला रहा है ना उसी के हाथ में रहती है। ऐसा नहीं है कि बुलेट आगे गई और गन पीछे की तरफ फेंक गई, नहीं, रिकॉइल ज़रूर होती है, वो मूव ज़रूर करती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती है। क्यों नहीं मूव करती है? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है ना बुलेट से, तो जिसका मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम है। तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा, गन के ऊपर लगा है, इसकी वजह से वो रिकॉइल कर रही है, लेकिन इतना नहीं लगा। या बोल सकते हो कि उसका क्योंकि मास ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करती है, ठीक है। चलो, when bullet is fired from the gun, force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backwards। तो ये FGB क्या है? FGB वो फोर्स है जो कि गन लगा रही है बुलेट के ऊपर, इज इक्वल टू माइनस BG क्या है? ये वो वाला फोर्स है जो कि बुलेट लगा रही है गन के ऊपर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अमाउंट सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए -F लिया गया है। अमाउंट इज सेम बट डायरेक्शंस कैसे हैं? ऑपोजिट हैं, ठीक है। हम बोलते हैं कि गन का जो मास है वो ज़्यादा है, उसके लिए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। गन मूव्स ओनली अ लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड एंड गिव्स अ बैकवर्ड जर्क टू द शोल्डर ऑफ द गनमैन। जो भी गन चला रहा होता है गनमैन, उसके शोल्डर को एक पीछे की तरफ जर्क लगता है जैसे वो बुलेट को फायर करता है गन से, ठीक है। चलो, अब हम आ जाते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत आसान है ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको क्या बोलता है कि व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। यानी कि दो बॉडीज जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उनका जो मोमेंटम है ना, वो कैसा रहता है? कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, प्रोवाइडेड कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है। इसको हम समझते हैं, हमारे पास क्या है? एक बॉल है,
दो बॉल है हमारे पास, ठीक है, एक रेड कलर की बॉल है और एक ब्लू कलर की बॉल है। रेड कलर की जो बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रेड कलर की जो बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, सपोज इसका मास कितना है, इसका मास है m, रेड कलर की जो बॉल है उसका मास है m और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1 है, ठीक है। ब्लू कलर की जो बॉल है उसका मास है m2, इसका हम ले लेते हैं m1 और इसका हम ले लेते हैं m2। रेड कलर की बॉल का मास m1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है। ब्लू कलर की जो बॉल है उसका मास m2 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2, ठीक है। फिर इसके बाद में वेलोसिटी चेंज हुई और हमारी जो बॉल है m1 यानी कि जो रेड कलर की बॉल है उसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो गई v1 और जो ब्लू कलर की बॉल है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई फाइनल वाली v2। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, पीछे जो एक इमेज चल रही है कि इनिशियली एक रेड कलर की बॉल थी, एक ब्लू कलर की बॉल थी। रेड कलर की बॉल का मास कितना था m, ब्लू कलर की बॉल का मास था m2। इनिशियल वेलोसिटी रेड कलर की जो बॉल है उसकी थी u1 और जो ब्लू कलर की बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u2। हुआ क्या, दोनों आपस में आकर के टकरा गई। बेसिकली ब्लू कलर की बॉल रेस्ट पे थी, रेड कलर की बॉल आई उससे आकर के टकरा गई, ठीक है। टकराने के बाद क्या हुआ, रेड कलर की बॉल की वेलोसिटी हो गई v1 और ब्लू कलर की बॉल की वेलोसिटी हो गई क्या, v2। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग कोलिजन के बाद में, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो इंटरैक्शन के पहले और इंटरैक्शन के बाद में उनका जो मोमेंटम होता है वो कैसा रहता है, कंजर्व्ड रहता है। चलो देखते हैं इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास यानी कि m1, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1 है, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे है क्या, मास m2, ठीक है, दूसरी वाली बॉल भी तो है ना। तो बेसिकली इनिशियल मोमेंटम क्या है, कोलिजन के पहले वाला मोमेंटम, ठीक है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या, कोलिजन के पहले वाला मोमेंटम, दोनों का ही टोटल। तो इसका मास था m1, रेड वाली का इनिशियल वेलोसिटी थी u2, ब्लू वाली का मास m2 था और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u2 थी। अब मोमेंटम के बाद टोटल फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास तो अभी भी उतना ही रहेगा, वेलोसिटी हो गई v1 प्लस m2 इंटू v2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका टोटल इनिशियल मोमेंटम और ये क्या होगा आपका टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब क्या होता है भाई, दोनों बॉडीज आपस में टकराई हैं, तो टकराने के बाद जैसे कि आपने दीवार में जाके मुक्का मारा था, तो आपने फोर्स लगाया, तो पलट के दीवार ने भी आप पे फोर्स लगाया। तो जब रेड कलर की बॉल ब्लू से जाके टकराती है तो रेड कलर की बॉल हम बोलते हैं कि फोर्स लगाएगी ब्लू कलर की बॉल के ऊपर। तो क्या ब्लू कलर की बॉल उसको बैठ के बस ऐसे ऐसे देखेगी, नहीं, वो भी पलट के उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, कितना, इक्वल अमाउंट का, लेकिन ऑपोजिट होगा डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि रेड कलर की जो बॉल है उसने फोर्स लगाया ब्लू कलर की बॉल के ऊपर, कितना, FRB। तो पलट के ब्लू कलर की बॉल ने भी क्या करा है, ब्लू कलर की बॉल ने भी फोर्स लगाया है रेड कलर की बॉल के ऊपर, कितना, -FBR। अब हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1a1 इज इक्वल्स टू m2a2, है ना। ये कौन सा वाला फोर्स है, जो कि रेड बॉल लगा रही है ब्लू बॉल के ऊपर, तो इसलिए मास किसका लिखा है हमने, रेड वाली बॉल का। एक्सेलरेशन भी कितना लिखा है, किसका लिखा है, रेड वाली बॉल का। ये कौन सा फोर्स है, वो वाला फोर्स जो कि ब्लू लगा रही है रेड के ऊपर, तो मास किसका होगा, ब्लू वाली बॉल का, और एक्सेलरेशन भी किसका होगा, ब्लू वाली बॉल का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m1 को साइड में ले लेंगे और एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं v1 माइनस u1 अपॉन t। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस u2 अपॉन t, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ नहीं, बस ब्रैकेट खोल दो, तो क्या आ जाएगा, इसको मैं रब कर देती हूँ। ब्रैकेट जब आप खोलोगे तो क्या बनेगा, देखो इधर पे, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t इज इक्वल्स टू, ये वाला ब्रैकेट भी खोल दो, कितना हो जाएगा, m2 v2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन भी आता ही रहेगा,
यहाँ पे माइनस साइन हम बोलते हैं आता रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है यहाँ पे माइनस है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस m2v2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस m2u2। ठीक है, फिर क्या होगा डिवाइडेड बाई टी, यहाँ पे भी टी है तो टी को टी से उड़ा दो, कितना बचेगा आपके पास m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस m2v2 प्लस m2u2। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। अब एक काम करो, माइनस वाले जो टर्म्स है ना उनको एक जगह ले आओ। तो m1v1 ये वाला जो v2 है ना इसको यहाँ ले आओ, तो कितना हो जाएगा प्लस m2v2 इज इक्वल टू m2u2। ये वाला जो माइनस है इसको आप ले जाओ कहाँ RHS में, तो ये कितना हो जाएगा m1u1। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकल करके आ गया। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना था, इतना था m1u1 प्लस m2u2। टोटल फाइनल मोमेंटम कितना था m1v1 प्लस m2v2। तो देखो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में जो मोमेंटम है वो क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो देखो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर हो गया, टोटल फाइनल मोमेंटम के, यानी कि आफ्टर कोलिजन के। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे माइनस साइन कर लेना। ठीक है, ये क्या है माइनस m2v2 से जब मल्टीप्लाई हो तो माइनस m2v2 आएगा, और यहाँ पे माइनस m2 जब माइनस u2 से कंबाइन होगा तो ये प्लस m2u2 बन जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, आई होप ये वाला चीज़ भी सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब क्या है, अब तो बस न्यूमेरिकल्स हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। एक फॉर्मूला होता है रिकॉइल वेलोसिटी का गन का, वो क्या होता है मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। क्या होता है गन की रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला, बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी इज इक्वल टू गन का मास इंटू गन की वेलोसिटी। तो बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किस में, केजी में। तो ये कितना हो जाएगा 0.010 kg हो जाएगा, इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड है। बुलेट का मास कितना है 6 kg है, इसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, ये हटा दो डेसिमल, कितना आ जाएगा नीचे 3 0 आ जाएंगे, है ना, या आप इसको ये वाला 0 हटाई दो। ठीक है, कितना लिखो केवल 0.01 लिखो, तो नीचे कितने आ गए 2 0 आ गए, 2 0 आ गए, ये 2 0 कट गए किससे, ये दोनों 0 से। कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3/6 इज इक्वल्स टू v, तो v इज इक्वल्स टू 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है गन की वो कितनी आई है 0.5 मीटर पर सेकेंड आई। कैसे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी हमारी गन की क्या होती है मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कार ऑफ मास 1500 kg ट्रैवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद अनदर कार B of mass 100 kg traveling at 15 meter per second in the same direction. After collision, the velocity of car A becomes 20 meter per second. Calculate the velocity of car B after collision. तो ऑब्वियस ही बात है, डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है कि कोलिजन के बाद में जो कार है वो आपस में चिपक के नहीं रही हैं, वो अलग अलग हो गई हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कोलिजन के बाद में कार ए और बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। सब कुछ दिया है, बस यहाँ पे आपको कार बी की वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे, अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ करके। पहले तो कार ए की बात करते हैं। ठीक है, कार ए का मास कितना है 1500 kg है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड, प्लस दूसरी कार कितनी है, दूसरी कार हम बोलते हैं कि 100 kg की है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन कार ए की वेलोसिटी कितनी हो गई, कार ए की हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। कार ए का जो मास है वो कितना था 1500 kg था। ठीक है, प्लस जो कार बी है उसका मास कितना था 100 था। भाई कोलिजन के बाद में मास तो उतना ही रहेगा ना, मास थोड़ी ना चेंज होने वाला है। तो कोलिजन के बाद में कार बी का जो मास है वो कितना है 100 है, और इसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 1500 इंटू 25 प्लस 100 इंटू 15 इज इक्वल टू 20 इंटू 1500 प्लस 100 इंटू एक्स।
तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल आपके पास यहाँ पे क्या आने वाला है, देखो जब आप इतने को पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 52500 इज इक्वल्स टू 1500 इंटू 20 करो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2 कितना होता है 30, और पीछे लगा दो 3 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30,000 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 100x। तो क्या करोगे 52500 माइनस 30,000 कर देना इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 100x। तो ये कितना आ जाएगा 22500 इज इक्वल्स टू 100x, ठीक है। 100x नहीं होगा, शायद 1000x होगा। एक मिनट इधर पे देख लो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे आपको जो मास है वो 1000 kg लेना है, 100 kg नहीं लेना है। कार ए का मास 1500 kg है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल 25 मीटर पर सेकेंड है। कार बी का जो मास है वो कितना है 1000 kg है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। कोलिजन के बाद में कार ए की मास कितना हो गया, कार ए की वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, कार बी की हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 1000 लोगे, 100 नहीं लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 0 से ये दोनों जीरो कट गए, कितना आ जाएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये भी आसान था, बस आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर ये क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम moving with velocity of 400 meter per second gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 grams. What is the velocity required by the block? एक बुलेट थी, वो कितने मास की थी, 10 ग्राम की थी, यानी कि 0.01 kg की थी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 400 मीटर पर सेकेंड थी। वो किससे जाकर के टकराई, एक ब्लॉक के साथ जिसका मास था 900 ग्राम, लेकिन वो रेस्ट पे था, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 थी, यानी कि उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा 0 होगा, किसका, ब्लॉक का। अब जैसे ही बुलेट जाकर के टकराई ब्लॉक के साथ, वो बुलेट जाकर के उसमें घुस गई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो बुलेट तो जाके घुस गई ब्लॉक के अंदर, बुलेट की फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, लेकिन बुलेट के टकराने से हुआ क्या, क्योंकि हमारा ब्लॉक कैसा था, बस लटक रहा था, उसने कोई वेलोसिटी अटेन कर ली। तो पूछा गया है कि उस ब्लॉक में जैसे ही बुलेट आकर के टकराएगी, उसके अंदर घुसेगी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी प्लस ब्लॉक का मास, ब्लॉक की वेलोसिटी। तो ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है, इसीलिए इनिशियल मोमेंटम हमारे ब्लॉक का 0 होगा। इनिशियल मोमेंटम किसका होगा, सिर्फ बुलेट का होगा, मास हो गया, वेलोसिटी हो गई, इज इक्वल्स टू, अब फाइनल वेलोसिटी बुलेट की 0 है, यानी कि फाइनल मोमेंटम हमारे बुलेट का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन ब्लॉक में हम बोलते हैं कि उसकी एक वेलोसिटी आ गई है, जिसके कारण ब्लॉक का एक फाइनल मोमेंटम होगा। कितना होगा, तो मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो हमको निकालनी है, लेकिन मास में यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। मास में अलग क्या है, क्योंकि अब हमारा जो ब्लॉक है ना, उसमें 900 ग्राम का हमारा ब्लॉक था, लेकिन अब उसमें 10 ग्राम की बुलेट आकर के फिक्स हो गई है। तो अब टोटल मास कितना हो जाएगा हमारे सिस्टम का, 900 ग्राम प्लस 10 ग्राम, यानी कि 910 ग्राम। तो हमारे पूरे बुलेट और ब्लॉक के सिस्टम का मास कितना हो जाएगा 910 ग्राम, ठीक है। और इसको आप क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये केजीज में आएगा। करना क्या है, बस इतने को सॉल्व करना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड। ईजी है ना, डेसिमल हटा दो, नीचे आ जाएंगे 2 0, ये 0 से ये वाला 0 कट गया, बचा कितना 4 इज इक्वल्स टू 0.910 x क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो x को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 0.910, डेसिमल हटाओ, ऊपर ले आओ 3 0, ये डेसिमल, ये 0 से ये 0 कट गया, बचा क्या 400 डिवाइडेड बाय 91, कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, और आज के सेशन में हमने पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज कर लिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों हमने मोशंस कंप्लीट कर लिए हैं, तीनों लॉज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ लिया है, और हमने इनर्शिया पढ़ लिया है, मोमेंटम पढ़ लिया है, फोर्स के बारे में भी पढ़ लिया है। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें आज के सेशन में हो गई हैं। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और तब तक जितने भी रिविजन की सेशंस आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, उन सभी वीडियोज़ को आप केयरफुली देखते रहिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम टाइम है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।